everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहाँ पे चल रहा है लॉ क्लैट 30 डेज सुपर फास्ट मैराथन जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को क्लैट पर्सपेक्टिव रैपिड रिवीजन करवाया जा रहा है फॉलोड बाय सर्टेन पैसेजेस। तो आज हम डील करने वाले स्टूडेंट्स लॉ ऑफ टॉट्स की इससे पहले हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। इस क्लास में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफेमेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑफेंस अंडर लॉ ऑफ क्राइम and which also gives you a right to institute a civil suit in case of your law of torts। तो देखते हैं स्टूडेंट्स डेफेमेशन क्या होता है, डेफेमेशन के टाइप्स क्या होते हैं एंड साथ ही साथ आज हम लाइबिलिटीज भी पढ़ने वाले हैं जिसे हम वाइकेरियस लाइबिलिटी भी कहते हैं। सॉवरेन फंक्शन क्या होता है, नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी बिकॉज इनसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए देखे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जब भी हम डेफेमेशन पढ़ रहे हैं तो डेफेमेशन के साथ साथ हमें इसके सभी एक्सेप्शंस भी अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज व्हाट इफ योर क्वेश्चन फॉल्स इनटू एन एक्सेप्शनल केस और आप वहां पे ये एक्सेप्शन अप्लाई करना भूल जाओ। सो मेक श्योर कि आपको ये एक्सेप्शंस नहीं भूलने हैं। डेफेमेशन के बाद स्टूडेंट्स हम लाइबिलिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइबिलिटीज पढ़ेंगे। स्टेट की लाइबिलिटी देखने वाले हैं, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की लाइबिलिटी देखने वाले, रिस्पोंडेंट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं and then पढ़ेंगे students kinds of liabilities। so let's understand that what is meant by defamation। students जब हमने law of crime किया था अचीवर बैच में, जब हमने law of crime सब्जेक्ट पढ़ा था तो हमने क्या बोला था? defamation किसके अगेंस्ट ऑफेंस होता है स्टूडेंट्स? इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट रेप्यूटेशन एंड सिविल लॉ में ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक टॉर्ट माना गया है, नॉट एन ऑफेंस। बिकॉज जब हम टॉर्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्लेमेंट क्या क्लेम करता है स्टूडेंट्स? ही क्लेम्स फॉर द डैमेजेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉज, क्या क्लेम करता है स्टूडेंट्स? वहां पे एक क्लेमेंट या मैं कहूं एक विक्टिम, वो हमेशा वहां पे पनिशमेंट क्लेम करते हैं। क्लियर है चीज? तो रेप्यूटेशन क्या है स्टूडेंट्स? रेप्यूटेशन मींस व्हाट अ पर्सन होल्ड्स इन हिज आईज फॉर अदर पर्सन। रेप्यूटेशन डजंट मीन कि मैं अपनी रेप्यूटेशन क्या मानती हूँ, इनफैक्ट लोग मेरे बारे में क्या मानते हैं, लोगों की नजरों में मेरी कितनी रेप्यूटेशन है। सो द एक्सटेंट ऑफ द रेप्यूटेशन बिकम्स एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ क्लेमेंट टू क्लेम द डैमेज। कुछ भी आपने डैमेज मांग लिया लाखों का करोड़ों का, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ द पर्सन इज अ वेरी रेनाउंड पर्सन, बहुत रेप्यूटेशन है जहां पे उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते, फिर उसकी कोई रेप्यूटेशन को टार्निश करे, हैम्पर करे, हार्म करे, तो इन दैट केस डैमेज का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है बिकॉज मोर द रेप्यूटेशन मोर इज द क्वांटम ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ द डेफेमेशन। तो स्टूडेंट्स रेप्यूटेशन क्या है? वो एक एलिमेंट है जिसके अगेंस्ट इंजरी कॉज की जा सकती है। हमें पता है लॉ ऑफ क्राइम में इंजरी कहां कहां हो सकती है स्टूडेंट्स? माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन। एंड रेप्यूटेशन में इट इज ओनली द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन जो कि किया जा सकता है। माइंड या मैं कहूं बॉडी या प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑफेंसेस है, रेप है, मर्डर है, ग्रीवियस हर्ट है। प्रॉपर्टी में फॉर्जरी है, चीटिंग है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देयर आर मेनी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी, बट दिस इज द ओनली ऑफेंस अगेंस्ट रेप्यूटेशन एंड दैट इज डेफेमेशन। Defamation means to hamper the reputation of somebody or to cause the injury to the reputation of a person without any physical injury। students यहाँ पे कोई फिजिकल इंजरी नहीं हो रही है, ना ही कोई मेंटल इंजरी हो रही है, बट किसी पर्सन की रेप्यूटेशन को हम इंजरी कॉज कर रहे हैं एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट आपने कोई एलिज किया है, एलिगेशन लगाया या ऑफेंस एलिज किया है, कोई चार्जेस एलिज किए हैं, तो वो स्टूडेंट्स डेफेमेशन की कैटेगरी में तब तक नहीं आता है तब जब तक यू हैव अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अ पर्टिकुलर पर्सन माइट हैव कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट यू। तो फिर आप एफआईआर में उसका नाम लगा सकते हैं, कोर्ट उसे बुला सकती है, समन कर सकती है, कोर्ट उसे अरेस्ट भी कर सकती है एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द कोर्ट प्रोवाइडेड कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड कर रखे हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So let's understand the meaning of the defamation. It means injury to a person's reputation without lawful justification। Without lawful justification बोल सकती हूँ या reasonable grounds भी बोल सकती हूँ। कोई युक्ति युक्त आपके पास आधार नहीं है और उसके बिना वजह आप किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हैं, उसकी रेप्यूटेशन को इंजरी कॉज कर रहे हैं। एसेंशियल्स क्या है डेफेमेशन के स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी।
स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्सन की रेप्यूटेशन खराब हो। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है स्टूडेंट जिससे कि उस पर्सन की तारीफ की जा रही है या उस पर्सन को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे उस पर्सन का डेफर्मेशन हुआ है। बट डेफर्मेशन में स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? डेफर्मेटरी। सेकेंड इज स्टेटमेंट मस्ट रेफर द प्लेंटिफ। जो पर्सन डेफर्मेशन के लिए केस फाइल कर रहा है या सिविल सूट फाइल कर रहा है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसके बारे में वो स्टेटमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स डेफर्मेशन के केस में केस वही फाइल कर सकता है हु इज द विक्टिम। जो विक्टिम है वही केस फाइल कर सकता है, कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे केस फाइल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट इन केस ऑफ डेफर्मेशन। जो प्लेंटिफ, जो वादी आ रहा है कोर्ट में, उसके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट होना चाहिए। एंड द थर्ड स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब क्या? न्यूज़पेपर और किताबों में या न्यूज चैनल पे आना चाहिए क्या? इट मीन्स स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए। डेफर्मेशन इस तरीके से हो कि पब्लिक एट लार्ज को पता चले कि आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ बोला गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत क्लियर है, जब तक कि डेफर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को सुनाई नहीं देगा, आपकी रेप्यूटेशन के बारे में कुछ गलत नहीं बताया जाएगा, तब तक डेफर्मेशन नहीं हो सकता है। व्हाई? अगर ए पर्सन बी को भला बुरा कहे, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भला बुरा उसको ही कहे एक कमरे में, तो क्या बी बोल सकता है कि मेरे अगेंस्ट डेफर्मेशन हुआ? नहीं। क्यों मैम? क्योंकि हमने बोला ऑफेंस अगेंस्ट रेप्यूटेशन है, और रेप्यूटेशन बी की खुद के नजरों में उसकी रेप्यूटेशन नहीं है, वो तो पब्लिक एट लार्ज है ना। अगर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, सिर्फ मुझे आके बोल रहा है, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफर्मेशन अंटिल एंड अनलेस इट इज कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पर्सन और इट इज नोन टू द थर्ड पर्सन, और फॉर दैट मैटर इट इज पब्लिश्ड। जब पब्लिक एट लार्ज को पता चलेगा तभी हम बोलेंगे डेफर्मेशन है, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी रेप्यूटेशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो तो पब्लिक के नजरों में है ना, वो तो पब्लिक के नजरों में होता है। तो जब पब्लिक को ही हम कुछ क्षण कम्युनिकेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि डेफर्मेशन हुआ है। अंडरस्टूड? मेरी नजरों में मेरी रेप्यूटेशन मायने नहीं रखती, बिकॉज रेप्यूटेशन इज ऑलवेज अर्न्ड इन दी अदर पीपल्स आईज। ओके? टाइप्स ऑफ रेप्यूटेशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ डेफर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक होता है स्लैंडर, दूसरा होता है लिबल। स्लैंडर इज टू ईयर्स एंड लिबल इज टू आईज। कैसे ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स? ई आर जहां पे आता है वो ईयर से कनेक्ट करना है, क्योंकि स्लैंडर में भी ई आर है एंड ईयर्स में भी ई आर है। तो स्लैंडर इज टू ईयर्स, लिबल इज टू आईज। स्लैंडर मींस वर्ड स्पोकन और जेस्चर्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? जब तक कोई वर्ड बोलेगा नहीं, हमको सुनाई नहीं देगा, तो अगर किसी ने बोल के भाषण दिया है, माइक पे जाके बोला है, टीवी पे कोई न्यूज चैनल पे जाके बोला है, रेडियो पे बोला है, कहीं पर भी बोला है, तो वो हो जाएगा स्लैंडर। लिबल मींस permanent form that is writing or printing which can only be seen। बुक्स हो सकती है, मैं कहूं तो कोई कहीं पे पेंट कर दिया है आपने, न्यूज़पेपर में कोई कार्टून प्रिंट कर दिया है, या फिर हम कहें फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर लगा दी है, वहां पे कुछ आपने लिख दिया है, सो दैट बिकम्स लिबल, जिससे जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? उसे आईज से देख सकते हैं। ओके? ये दोनों याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, डेफर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज रामधारा वर्सेस फूलवती बाई। ये केस क्या कहता है? अच्छे से सुनना। It has been held that the false imputation by a defendant that the plaintiff, a widow of 45 years, is a illegitimate wife of a certain person is not mere vulgar abuse but a definite imputation upon her chastity and thus constitute defamation। तो डिफेंडेंट ने क्या किया? एक 45 इयर्स ओल्ड विडो के ऊपर उसके कैरेक्टर को लेके एक गंदा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर कोर्ट ने बोला है कि ये विमेन की चेस्टिटी को कंसर्न करता है, दिस इज द रीजन ये डेफमेशन की कैटेगरी में आएगा। Even why is said might be a slander if the statement was understood to refer the criminal gang known as the saints। the saints नाम की अगर कोई गैंग है और अगर आप किसी पर्सन को बोलते हो कि यू आर अ सेंट, और उस पर्सन को पता है कि आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला है, पब्लिक एट लार्ज को ही पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, तो ये डेफर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। टू से दैट एक्स इज द ऑनेस्ट मैन एंड कैन नेवर स्टोल माई वॉच मे बी अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। अगर कोई पर्सन कहता है कि एक्स तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, मेरी घड़ी थोड़ी ना चुरा सकता है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट इस तरीके से बोला गया है जैसे कि इफ द पर्सन टू होम स्टेटमेंट इज मेड अंडरस्टैंड दैट एक्स इज डिसऑनेस्ट मैन हैविंग स्टोलन द वॉच। अगर मैं ये स्टेटमेंट किसी ऐसे पर्सन को जाके बोलती हूँ जो ये समझे कि नहीं नहीं, मैम के कहने का मतलब है कि उस एक्स ने ही चोरी की है। अगर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि द वे, द वाइब, द वर्ड्स और द रिदम इन विच यू कम्युनिकेट थिंग्स, उससे भी पता चल जाता है वेदर यू आर ट्राइंग टू बी सार्कास्टिक और नॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, हाँ हाँ एक्स क्यों चोरी करेगा, एक्स तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है ना, ये तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता है।
आपको साफ साफ दिख रहा है इस रिदम से, इस टोन से, इस वाइब से कि मैम कहना चाह रही है कि एक्स ने चोरी किया है। अंडरस्टूड? क्लियर है? और इस इंटेंशन से, इस भाव से किया जा रहा है कि सामने वाला पर्सन ये समझ ले कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये डिसऑनेस्ट पर्सन है। ओके? द स्टेटमेंट दैट अ लेडी हैज गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड इज डेफामेटरी व्हेन अ लेडी इज अनमैरिड। अगर कोई लेडी अनमैरिड है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि हाँ, इसने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस लेडी के लिए डेफामेटरी स्टेटमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, अगर पब्लिक स्टूडेंट्स, ये क्या एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि आपको सर्कमस्टांसेस से वेरी करता हुआ दिखेगा। एक सर्कमस्टांस में कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है, दूसरे में कुछ अलग हो सकती है। द स्टेटमेंट that A is like his father may be defamatory if it is likely to convey the impression that he is a cheat like his father। अगर हम बोले कि हाँ, A तो अपने पापा पे गया है और उसके पापा अगर चीटर है, फ्रॉड है, डेकॉइट है, थीफ है, तो फिर वो उसको डेफमेशन की तरह लेगा ना। ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सेप्शंस ऑफ द डेफेमेशन, जो कि बहुत सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट पैनिक। ओके, वन बाय वन इसको समझते हैं। फर्स्ट इज इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच द पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। कोई ऐसी सच्चाई है, जो आप बात कह रहे हैं वो सच है, अगर आप बोल रहे हैं जो कि पब्लिक गुड के लिए है, इट इज अलाउड। क्लियर है? सेकेंड, पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके पब्लिक कंडक्ट को अगर आप जज करें, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर है हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर उस पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक कंडक्ट, नॉट पर्सनल कंडक्ट बेटा, पब्लिक कंडक्ट, दैट इज टू से वो पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस थाने में काम कैसा कर रहे हैं, अगर वो ट्रैफिक रूल्स को ध्यान रख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, तो क्या हम ये बता रहे हैं कि वो एक्ट कैसा कर रहे हैं, या कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो चालान जो है बीच में से खा जा रहे हैं। अगर ये चीज बोली जा रही है पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट के बारे में, इट इज नॉट डेफोमेशन, बिकॉज आप कंडक्ट पब्लिक के बीच आके करो, पब्लिक हैज राइट टू जज। ओके, थर्ड इज कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। कोई भी पर्सन का ऐसा कंडक्ट जो कि पब्लिक क्वेश्चन को टच करे, किसी भी पर्सन का ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कंडक्ट विच टचेस एनी पब्लिक क्वेश्चन, जहां पे पब्लिक को राइट हो वो क्वेश्चन करने का। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप दूध लेने जा रहे हो और उस पर्टिकुलर शॉप पर वो दूध में कोई मिलावट हो रही है, एंड यू आस्क दैट, क्या बताओ अंकल आपके दूध में मिलावट है कि नहीं है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू पुट अप सच क्वेश्चंस, इट इज नॉट डेफामेटरी, क्योंकि वहां पे जनता के जिंदगी का सवाल है। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी जजमेंट है, कोई भी डिग्री है जो कि कोर्ट ने मान लो अक्यूज के अगेंस्ट पारित की है, इफ योर पब्लिकेशन इफ पब्लिकेशन उसका हो रहा है, तो इट इज नॉट डेफोमेटरी। मान लो अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को स्टूडेंट्स कन्विक्ट कर दिया, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर दी थेफ्ट और फॉर दी मर्डर ऑफ एनी पर्सन, उसका पब्लिकेशन हो रहा है कि फलाने फलाने पर्सन को इतने साल की सजा हुई है क्योंकि उसने ये ऑफेंस किया, इट इज नॉट डेफोमेटरी। व्हाई? इट इज द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। फिफ्थ इज मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड बाय द कोर्ट और द कंडक्ट ऑफ द विटनेसेस। अगर कोर्ट स्टूडेंट्स कोई केस का मेरिट डिसाइड करे, दैट इज टू से वो केस को पूरा जज कर रहे हैं, पूरा केस को समझ रहे हैं, या विटनेसेस के कंडक्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इट इज नॉट डेफोमेशन। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कोर्ट में जज साहब है और विटनेस को बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी बातों में विश्वास नहीं करता, इट डज नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन। सिक्स्थ इज मेरिट्स ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर पब्लिक परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स किसी ने आगे पब्लिक में परफॉर्म किया है, उसको आप जज करते हैं, इट डज नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन। सेवन, इट इज सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय अ पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। जिस पर्सन के पास लॉफुल अथॉरिटी है, वो आपके बारे में कुछ कहता है, स्कूल जाते हैं पीटीएम में, पेरेंट्स को लेके टीचर वहां डांटता और बोलता है कि आपकी बच्ची बहुत बात करती है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती, हमको नहीं लगता इसका कुछ खास होने वाला है, तो वो गुड फेथ में किया गया ऐसा सेंसर है जो कि आपके सुधार को कहते हैं एम कर रहा है, तो इन दैट केस इट डज नॉट अमाउंट टू डेफमेशन। एट्थ इज accusation preferred in good faith to the authorized person। आप गुड फेथ में ऐसे एलिगेशन या कहें तो किसी को अक्यूज कर रहे हैं ऐसे पर्सन के बारे में, किसी ऑथराइज्ड पर्सन को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपने एफआईआर फाइल की है किसी पर्सन के अगेंस्ट, अगर आपने कोर्ट में जाके कंप्लेन दिया है, तो पुलिस को एफआईआर देना एंड कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट को कंप्लेन देना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो वो पर्सन कौन है? वो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको आप जाके एफआईआर या कंप्लेन दे रहे हैं। एलिगेशन लगा रहे किसी पर्सन के अगेंस्ट, इट डज नॉट अमाउंट टू डेफमेशन। Ninth is imputation made in good faith by the person for the protection of his or others interest। अगर आप कोई imputation लगा रहे हैं खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है कि साइड में जो किराने वाली शॉप है वहां पे मिलावटी सामान मिलता है, या कोई स्वीट शॉप है जहां पे जो खाना है, फूड है, वो अडल्ट्रेटेड है, या मेडिसिन जो बेच रहे वो अडल्ट्रेटेड है, तो अगर आप अपने मोहल्ले वालों को कॉशियस करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से सामान नहीं खरीदना है क्योंकि ये लोग एक्सपायर्ड
डेट का सामान देते हैं या फिर मिलावटी वाला सामान देते हैं, इट डज नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन बिकॉज आपने खुद के और दूसरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया है। 10th is caution intended for good of a public or persons। लोगों को सचेत करने के लिए अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो इट इज अलाउड। अगर आप बोलते कि नहीं इनकी गाड़ियों में ट्रैवल मत कीजिए बिकॉज इनकी गाड़ियों में एक्सीडेंट्स बहुत होता है, या ये दवाई मत खाइए, तो अगर पब्लिक गुड के लिए आप उनके कॉशन कॉशन मतलब आप उन्हें केयरफुल रहने को बोल रहे हैं, तो इट डज नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक ट्रेसपास का टॉपिक जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ट्रेसपास मींस व्हाट? Trespass means you are entering into somebody else's property without their permission। Trespass means आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं बिना किसी पर्सन के परमिशन के लिए। दैट इज टू से प्लेंटिफ अपनी पर्टिकुलर लैंड पे अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में लॉफुली एंजॉय कर रहा था, बट हमने जाके वहां पे अनलॉफुली एंटर हो गए, दैट अमाउंट्स टू ट्रेसपास। A direct physical interference with the plaintiff's possession of land through some material or tangible objects। या तो खुद एंटर हो गए या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट वहां डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर गंदा पानी आपने मेरे घर के यहाँ पे डाल दिया तो दैट मीन्स व्हाट? ट्रेसपासिंग इनटू माय प्रॉपर्टी फॉर व्हिच यू वर नॉट ऑथराइज्ड टू डू, सो दैट आल्सो अमाउंट्स टू ट्रेसपास। टाइप्स ऑफ ट्रेसपास कैसा हो गया? बैटरी हो गया, असॉल्ट हो गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। बैटरी मींस जहां आप फोर्स यूज कर रहे हैं विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब बैटरी में फिजिकली टच होना जरूरी है स्टूडेंट्स, वहां पे किसी पर्सन को फिजिकल इंजरी होना जरूरी है। असॉल्ट में कोई फिजिकल इंजरी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन, थेफ्ट सॉरी रीजनेबल एप्रीहेंशन या फिर फियर हो सकता है, फ्राइटनिंग हो सकता है किसी पर्सन को, वो सब असॉल्ट में आता है। जहां पर्सन को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसके अगेंस्ट फोर्स यूज किया जाएगा या फिर उसको फिजिकली इंजर करने की कोशिश की जाएगी, दैट अमाउंट्स टू असॉल्ट। So we can say that every battery has an assault, but every assault does not have a battery. Okay. Reasonable apprehension to harm the plaintiff। False imprisonment means कि आपका total restraint किया जा रहा है, not partial restraint students, total restraint किया जा रहा है, where you do not have any reasonable alternative to move into the direction in which you have right to move। टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है जहां पर कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, सस्पिशन है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करता है, तो वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं आएगा, वो वैलिड एंड जस्टिफाइड ग्राउंड्स पे अरेस्ट होती है। लेकिन बिना कोई कारणवश के आपको कोई सस्पिशन नहीं है, कोई शक नहीं है, एवं आप किसी पर्सन को उठा के लेके चले गए, उसकी लिबर्टी को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इट विल अमाउंट टू फॉल्स इंप्रिजनमेंट। ओके, Chalo. Now we will begin with the liabilities. Liabilities means what? Liabilities means making a person liable for something. Making a person liable for something. That is to say कि यहाँ पे damages कौन पे करेगा, ये liability help करती है आपको ये समझने में कि exactly अब किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे compensate करने की, या मैं सही word use करूँ तो damages pay करने की यहाँ पे किसकी liability बनती है। दिस इज वॉट इज मेंट बाय लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का हिंदी वर्ड क्या हो गया स्टूडेंट्स? इट मीन्स दायित्व, कर्तव्य, कर्तव्य नहीं बट दायित्व ज्यादा बनेगा, क्योंकि लाइबिलिटी इंपोजेस, लाइबिलिटीज क्या लाती है स्टूडेंट्स? बर्डन्स लेके आती है, बर्डन कोई भी नहीं लेना चाहता है ना। फर्स्ट लाइबिलिटी इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सेकेंड इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड थर्ड इज स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, जैसे कि हम एक वाइकेरियस लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हैंड इन हैंड पढ़ना है। यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में ही स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई फॉल्ट होती है, आपके पार्ट पे कोई गलती कर देते आप, और वो गलती इतनी भयानक होती है that nobody expected you from doing, nobody expected it that you could do that thing। और वो फॉल्ट इतनी भयानक फिर से इसलिए होती है बिकॉज उससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचता है, एक ऐसा लॉस होता है विच कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड फ्रॉम एनी क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग, केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। ओके, लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फॉल्ट। पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम ड्यू टू हिज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। सो कैन वी कंक्लूड कि स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो, इन सब में ही हमारी एक लीगल ड्यूटी होती है जिसको हम ब्रीच कर देते हैं। Legal duty means what? Legal duty means law itself says that you have to be very vigilant। आपको बहुत ही ज्यादा precautions लेने चाहिए थे। You had to be careful, आपको ड्यू डिलिजेंस यूज करना चाहिए था ये एक्टिविटी करने से पहले, बट यू फेल टू परफॉर्म दैट थिंग।
जिसकी वजह से कोई जबरदस्त हार्म या जबरदस्त इंजरी, जबरदस्त लॉस क्रिएट हुआ है और उसके लिए यहाँ पे लाइबिलिटी होती है। ओके, चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रिक्ट का सिंपल सा मतलब है मैम वही टीचर्स जो हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। लॉ वाला पे तो आपके एक भी टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है ना। दे आर वेरी लीनियंट, वेरी फ्रेंडली विद यू ऑल, बिकॉज स्टूडेंट्स जहाँ पे टीचर स्टूडेंट से फ्रेंडली रहता है वहां पे एक स्पेस बना रहता है इस चीज के लिए कि स्टूडेंट अपना डाउट जो है वो फ्रीली बिना किसी हेजिटेशन के टीचर के सामने पुट फॉरवर्ड कर सकता है। क्योंकि जहां पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा आ जाती है वहां पे स्टूडेंट अपने टीचर से ओपन नहीं हो पाता, एंड फॉर दैट एंड ड्यू टू दैट रीजन काफी सारे उसके बेसिक डाउट्स होते हैं जो कि वो बिना सॉल्व करवा ही घर चला जाता है। सो मेक श्योर दैट यू बी स्ट्रिक्ट, बट स्ट्रिक्ट ओनली इन सर्टन सेंस, ठीक है। डिसिप्लिन, जहां डिसिप्लिन की बात आ जाए वहां डेफिनेटली स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, स्टूडेंट्स ने भी अपनी क्लास में, टीचर ने भी, ठीक है। चलो, सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी जो कि स्ट्रिक्टली इंपोज की गई है आप पे, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, आपको ज्यादा डिफेंसेस लेना अलाउ नहीं करती। बट फिर भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं, there are certain defenses which are allowed in strict liability। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कैसे अलग है बेटा? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नो डिफेंस, नो अगर मगर इफ एंड दो और या तो लेकिन किरंतु परंतु, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। यू आर एब्सोल्युटली लाइबल। मैम गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, इंटेंशन नहीं था, डोंट प्लीड एनी डिफेंस, यू आर एब्सोल्युटली लाइबल, गो एंड पे द कॉम्पनसेशन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फिर भी आपको डिफेंसेस लेने दिए जाते हैं, बट एब्सोल्यूट मींस पूरी तरीके से आप लाइबल हैं, देयर इज नो स्पेस और नो गुंजाइश फॉर योर डिफेंस। चलो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पहले कवर करते हैं। मीनिंग, इवन इफ द डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट और डिड नॉट इंटेंशनली कॉज द हार्म और ही वाज इंडीड केयरफुल, yet he is made liable for the damages caused under this rule। कहने का मतलब है, अगर डिफेंडेंट वाज नॉट विजिलेंट, वो नेग्लिजेंट नहीं था, उसने अपने पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है, उसने पूरा ध्यान रखा, एंड डिड नॉट इंटेंशनली, ना ही उसका यहाँ पे कोई इंटेंशन था हार्म कॉज करने का, ना नेग्लिजेंट था ना इंटेंशन था, प्रॉपर केयरफुली उसने वर्क किया है, फिर भी उसको लाइबल बना दिया जाता है इस केस के अंदर, और ये कहा जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है स्टूडेंट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। फर्स्ट इज अ पर्सन हिज his land must have brought some dangerous thing। A person on his land must have brought something very dangerous, students। एसेंशियल एलिमेंट में पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि उस पर्सन ने अपने लैंड पे कुछ बहुत ही डेंजरस थिंग लेके आया होना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, मेरा घर है, हम लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, बाहर हमारा खुला सा गैरेज है, मैं एक दिन अपने घर पे शेर लेके आ जाती हूँ, लायन लेके आ जाती हूँ, मान लो टाइगर लेके आ जाती हूँ, हैवंट आई बॉट अ डेंजरस थिंग ऑन माई लैंड? ऑब्वियसली। एक शेर है, एक टाइगर है, या मान लो एक लायन है, लायन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बेटा वो इतना घातक है कि मैं उसको बंद करके नहीं रख सकती, वो एक पंजा मारेगा, गेट तोड़ के निकल जाएगा, और गैरेज का गेट के ऊपर से तो वो आराम से कूद जाएगा। तो इवन इफ आई हैव बीन केयरफुल, मैं बोल दूं कि हाँ मैंने केज बनाया है, मैंने गेट को अच्छे से बंद किया, लॉक लगाया है, वो तो ऊपर से कूद के जंप मार के बाहर चला जाएगा, किसी को भी स्टूडेंट्स इंजरी कॉज कर सकता है। तो क्या डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग जस्ट डजंट मीन दैट डेंजरस एनिमल आप लेके आओ। मान लीजिए मैं कोई बहुत हेवी एक्सटेंशन की कोई लाइन या केबल में अपने घर पे लेके आ गई, वो झूलती हुई नजर आ रही हो, कभी भी नीचे गिर सकती है, सो दिस वेरी डेंजरस थिंग। सेकेंड, इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। जो लैंड का यूज है वो नॉन नेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है, आप उसको नॉन नेचुरल तरीके से यूज कर रहे हो। बेटा मैं अपने घर के ऊपर की छत के ऊपर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया है, या मान लो एक बड़ा सा कोई टैंक बना दिया है जिसमें 100 200 300 लीटर खूब सारा पानी है, और वो कभी भी फट के बाहर आ सकता है। थर्ड इज द थिंग bought or kept by a person on his land must escape। वो उसके घर से निकल के उसके लैंड से निकलनी चाहिए, एस्केप होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स, द थिंग मस्ट बी डेंजरस वन। सेकेंड इज नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए लैंड का, एंड थर्ड इज वो थिंग क्या करनी चाहिए, एस्केप करके किसी पर्सन को डैमेज कॉज करनी चाहिए। अगर मैं अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई हार्मफुल केमिकल लेके आ जाऊं घर पे जो कि अलाउड भी नहीं है पहली बात, और इतनी पंजेंट स्मेल है कि अगर वो स्मेल या वो केमिकल घिर गया
तो आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत नॉशियस बना देगा एंड लोग उसमें सांस अगर लेने की कोशिश करते हैं तो लोगों की डेथ कॉज हो जाती है। तो अगर वो केमिकल घिर गया, स्पिल हो गया वो केमिकल और उसकी स्मेल अगर एटमॉस्फेयर में चली गई मेरे घर के बाहर, तो स्टूडेंट्स वो क्या हुआ है, वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ दैट थिंग हैज एस्केप्ड माय बाउंड्रीज और एस्केप्ड फ्रॉम माय लैंड। ओके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बहुत फेमस केस है स्टूडेंट्स। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम कहां से इवॉल्व हुआ था। इट वाज द केस ऑफ रेलन वर्सेस फ्लेक्चर। रेलन वर्सेस फ्लेक्चर का लैंडमार्क केस है जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, जहां पे डिफेंडेंट कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज रिजर्वेयर ऑन हिज लैंड प्रोवाइडिंग द वाटर टू हिज मिल। लैंड इसने क्या किया स्टूडेंट्स, डिफेंडेंट ने एक लैंड रिजर्वेयर बनाया अपने यहाँ पे, और उसके बाद क्या किया, उस लैंड सॉरी वाटर रिजर्वेयर से सबको पानी प्रोवाइड करने लगा सबके मिल में। ओके, डिफेंडेंट वाज नॉट अवेयर दैट जस्ट नेक्स्ट टू हिज रिजर्वेयर वर सम अनयूज्ड अनयूज्ड माइन शाफ्ट्स। अब इसको नहीं पता था कि यहाँ पे इसके रिजर्वेयर के नीचे कुछ माइन शाफ्ट्स हैं। बेटा माइन शाफ्ट्स क्या होता है, जिसमें से कोल वगैरह निकलता है ना, तो अगर रिजर्वेयर है तो पानी तो जाएगा, पानी तो सीप करके उन माइंस में चला जाएगा। अब हुआ ये कि पानी क्या हो गया, इन माइंस के अंदर चला गया, और जब पानी माइंस के अंदर चला गया तो कोल खराब हो गया ना, राइट, एस्केप हो गया उसके पर्टिकुलर रिजर्वेयर से। द वाटर बर्स्ट थ्रू द रिजर्वेयर इनटू द शाफ्ट एंड फ्लडेड द प्लेंटिव्स कोल। वाटर इस रिजर्वेयर से बाहर निकल के इन माइंस में चला गया स्टूडेंट्स, कोल माइंस के अंदर चला गया। ये देखो ये फ्लेक्चर की माइंस है, ये रेलन का क्या है स्टूडेंट्स, ये रेलन का मिल है। ओके, mines in the adjoining land. Court held defendant liable because if the person brings a potentially dangerous thing on his land and if such thing escapes, if a person brings a potentially dangerous thing on his land and if thing okay, दो बार repeat हो चुका बेटा ये line. Okay, okay. Then such person should be responsible even if he was not negligent. ये negligent नहीं था, रेलेंट क्या नहीं था स्टूडेंट्स, नेग्लिजेंट नहीं था। स्टिल इसके लैंड से वाटर क्या हुआ है, बाहर निकल के हमारे फ्लेचर के माइंस को उसने खराब किया है। सो ही वाज सेड टू बी लायबल बिकॉज आप वाटर रिजर्वेयर लेके आ रहे हो, इतना सारा पानी लेके आ रहे हो जो कभी भी निकल सकता है बाहर। ओके, नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का डिफेंस क्या क्या हो सकता है, एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड। यहाँ पे डिफेंस लिया जा सकता है, एक्ट ऑफ गॉड को विस मेजर भी बोला जाता है। यहाँ पे डिफेंस लिया जाता है कि हमने तो नेचुरल यूज के लिए ही उस लैंड को यूज किया था, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, या मान लो अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन आ गया जिसकी वजह से पानी अपने आप बाहर निकल गया, हमने कोई गलती नहीं की, देन इट विल अमाउंट टू अ प्रॉपर डिफेंस एंड यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सेकेंड इज प्लेंटिव्स कंसेंट, कि प्लेंटिव ने खुद ही कंसेंट किया था, हाँ जी आने दो यहाँ पे पानी, कोई दिक्कत नहीं है हमको, अगर कोल माइंस में जाएगा तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्लेंटिव ने खुद कंसेंट दे दी है उस हार्म को गो थ्रू करने के लिए या सफर करने के लिए, देन प्लेंटिव कैन नॉट टेक द डिफेंस और कैन नॉट क्लेम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट योर डिफेंडेंट। थर्ड इज प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, प्लेंटिव की खुद की गलती थी। मान लो प्लेंटिव ने अपनी माइंस को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया था, अच्छे से फेंस नहीं किया था, जिसकी वजह से पानी अपने आप से आ गया, या प्लेंटिव खुद आया और उस रिजर्वेयर का गेट तोड़ दिया, या रिजर्वेयर खुद से तोड़ दिया, तो प्लेंटिव तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खुद की गलती की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है। दिस डिफेंस कैन बी टेकन बाय द डिफेंडेंट। थर्ड इज फोर्थ इज द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ना ही डिफेंडेंट ना ही प्लेंटिव, किसी की गलती नहीं, थर्ड पार्टी ने आके मान लो उस रिजर्वेयर का गेट तोड़ दिया, या खुद से उस ग्राउंड में ऐसा कुछ कर दिया कि पानी खुद से उसकी माइंस में, दैट इज कोल माइंस में सीप हो जाए। फिफ्थ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर ये एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है एंड इवन इफ इट वॉशेस आउट और डिस्ट्रॉयज द माइंस ऑफ द फ्लेचर, तो भी ये अलाउड रहेगा और डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट है, दे कैन डू एनी एक्ट। ओके, अब वो एनी एक्ट क्यों करते हैं, फॉर नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, चलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द नेक्स्ट लाइबिलिटी, जो कि है हमारी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। कौन सी है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब देखो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता है, अच्छे से समझना। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब है नो अगर मगर, या मैं सीधा लिखती हूँ कोई डिफेंस नहीं है। बेटा हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में 5 डिफेंस पढ़े हैं जो कि डिफेंडेंट ले सकता है, अलाउड है उसको, वो ये डिफेंसेस ले सकता है। लेकिन जब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो ये डिफेंस कतई नहीं ले सकता, उसके पास कोई डिफेंस है ही नहीं। आपके यहां से डेंजरस थिंग का नॉन नेचुरल यूज हुआ, आपके यहां से थिंग एस्केप कर गई, यू आर लाइबल। अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू बी हर्ड टू दिस पर्टिकुलर डिफेंडेंट ऑल्सो, बट उसका डिफेंस क्या नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स, अलाउ नहीं किया जाएगा और ना ही कंसिडर किया जाएगा।
there are no defenses to it. In effect, there are absolutely no excuses from the harm caused. हमारे डिफेंडेंट के पास कोई एक्सक्यूज के लिए जगह नहीं है, उसका कोई भी एक्सक्यूज एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एब्सोल्युटली लायबल। इसका एक बहुत ही फेमस केस है स्टूडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 1985 आई गेस में हुई थी। एंड ये भोपाल गैस ट्रेजेडी इतनी भयानक थी स्टूडेंट्स दैट टुडे आल्सो इफ यू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस इन भोपाल, यू विल रियलाइज कि उस चीज के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। चलो, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 डील करते हैं इसको। In this case dealt with leakage of poisonous oleum gas from one of the units of Shriram Industries in Delhi. ये दिल्ली का केस है, पहले इसको पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम भोपाल गैस लीक का केस भी पढ़ेंगे। दिल्ली में स्टूडेंट श्रीराम इंडस्ट्रीज के यहाँ से एक पॉइजनस ओलियम गैस क्या होगी, लीकेज हो गया। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जहां पे भी गैस का लीकेज होगा, प्रोबेबिलिटीज आर देयर। प्रोबेबिलिटीज क्या, ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द chemical or that particular poisonous gas is going to evaporate or is going to get spread into the atmosphere and it will be inhaled by every person, क्योंकि जीवित रहना तो इनहेल एक्सेल तो करना पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है, आप रोक थोड़ी ना सकते हो कि नहीं नहीं ये गैस हमारे शरीर में ना जाए। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेवरल पीपल वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, कोई एस्थमेटिक हो गया, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। द कोर्ट हेल्ड दैट irrespective of lack of negligence or intention, the defendant was absolutely liable for the damage caused. यहाँ पे defendant को absolutely liable ठहराया गया। They said that in this rule of absolute liability, there are no defenses available as in strict liability rule. The court said, person who carries on such an extremely activity is responsible for harm that may flow from such activity. क्लियर कर दिया इस केस में कि आपके पास कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का अगला लैंडमार्क केस देखो स्टूडेंट्स, भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी। केस का नाम है यूनियन कार्बिज कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। अच्छे से सुनना, 3 दिसंबर 1984 को ये चीज हुई थी, एक प्लांट में ये गैस बर्स्ट हो गई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी is till date the world's worst industrial disaster. It occurred in December in 1984 at Bhopal in Madhya Pradesh. The tragedy was a result of leak of methyl isocyanate gas from the Union Carbide India Limited plant which manufactured pesticides. Pesticides manufacture होते थे। On the night of December 2nd and 3rd, midnight की बात हो रही 1984, there was a lack of MIC gas all around the city of Bhopal. People were exposed to this gas and the immediate effects of inhaling the gas were coughing, vomiting, severe eye irritation and a feeling of suffocation. Thousands of people died. The court applied the principle of absolute liability and held the company liable and ordered it to pay exemplary compensation to victim and their employees. Exemplary compensation या मैं कहूँ exemplary damages देने को बोला गया था। Exemplary का मतलब है to set an example in front of the society that the compensation is so high that no person would otherwise or in other situation would even think of committing such type of thing. Even if the company was very much careful and did not had any intention or was not negligent, still the company was liable. That particular corporation was liable. Okay, clear है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। लाइबिलिटी जो कि नॉन नेचुरल यूज से अप्लाई हो, अराइज हो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में स्टूडेंट्स हजार्डियस एक्टिविटी हो रही है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ डिफेंसेस होते हैं और एब्सोल्यूट में कोई डिफेंसेस नहीं होते हैं। स्ट्रिक्ट में जनरली डैमेजेस मिलते हैं, जबकि एब्सोल्यूट में स्टूडेंट एग्जेम्पलरी डैमेज मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एक्टिविटी और नेचर ऑफ द एक्टिविटी। Now let's come to the vicarious liability, जिसको हम statutory liability भी बोल रहे हैं। Vicarious liability और statutory liability कैसे अलग है, पहले ये समझो। Vicarious liability means what? Act is done by an agent or act is done by an employee or act is done by a servant, but liable कौन होता है? या तो principal होगा या employer होगा या फिर मास्टर लाइबल होगा। जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उनका जो सुपीरियर पर्सन है वो लाइबल होने वाला। व्हाई? बिकॉज द एजेंट, एम्प्लॉय एंड द सर्वेंट आर रिप्रेजेंटिंग योर प्रिंसिपल, एम्प्लॉयर और मास्टर। सो फर्स्ट जनरल रूल क्या कहता है? पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। भाई जिसने गलत किया है वही तो लाइबल होगा ना, बिकॉज लाइबिलिटी
कैन नॉट बी शिफ्टेड. लाइबिलिटी इज पर्सनल. लाइबिलिटी हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट्स? पर्सनल होती है. इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते. सो जिस पर्सन ने रॉन्ग किया है वो यहाँ पे लाइबल रहेगा. वाइकेरियस लाइबिलिटी का जनरल रूल क्या है? ये कहता है दैट लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन. ये तो जनरल रूल हो गया हमारे लाइबिलिटी का. लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी ये कहता है एक्ट कोई एक पर्सन करेगा और लाइबल अनदर पर्सन होगा. लाइबल कौन होगा स्टूडेंट्स? लाइबल अनदर पर्सन होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप ऐसा सबसिस्ट कर रहा है दैट दिस पर्सन गेट्स एन authority from the other person to act on his behalf. That is the reason हम उस another person को liable ठहरा रहे हैं. और another person कौन है students? another person ये principal है, employer है या master है. okay? Vicarious liability दो major principles या मैं कहूं दो maxims पे depend करता है या उस पे based है. First is quid facit per alium facit per se. Quid facit per alium facit per se. अब ये जो लैटिन मैक्सिम्स है स्टूडेंट्स, थोड़ा बोलना सीखना लिखना सीख लो, क्योंकि ये आगे आपके कॉलेजेस में एंड जुडिशरी में काम आएगा. फिर आपको लगेगा कि नहीं सीखा, तो ये कुछ कुछ थोड़े थोड़े लैटिन मैक्सिम्स याद करना शुरू कर दो. इट सेज वन हु डजंट एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड इन लॉ टू डू बाय हिमसेल्फ. वो पर्सन जो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्ट करता है ऐसा माना जाएगा कि उसने खुद ही एक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरी कोई भी मान लीजिए एक एजेंट है, मान लो शंभवी इज माई एजेंट. इफ आई एम ऑथराइजिंग शंभवी टू डिलीवर सर्टन गुड्स टू एनी पर्सन, तो ऑल्दो शंभवी इज एक्टिंग बट इट विल बी डीम्ड दैट एज इफ आई हैव acted. Why? Because Shambhavi is my agent, she is representing me, she is working on my behalf, I have authorized her. तो ऐसा माना जाएगा जैसे मैंने ही एक्ट किया है स्टूडेंट्स. ओके. सेकंड इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर. रिस्पोंडेंट सुपीरियर मींस लेट द प्रिंसिपल और मास्टर बी लायबल. जो रिस्पोंडेंट है, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, आला अधिकारी, उनको लायबल रहने दीजिए. वो लायबल होंगे क्योंकि आपके डोमिनेंट या आपके इंफीरियर लोग हैं, वो तो आपके संरक्षण में काम कर रहे हैं, या मैं कहूं कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ओके. चलो स्टूडेंट्स, वाइकेरियस लाइबिलिटीज के एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं. फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. दिस इज फर्स्ट एलिमेंट. एंड सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट बोल रहा है कि अगर आप बोल रहे हो कि एक पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो लाइबल नहीं होके ये दूसरा पर्सन लाइबल होने वाला है, मतलब इन दोनों के बीच एक लीगल रिलेशनशिप सबसिस्ट करना चाहिए. लीगल रिलेशनशिप मींस द रिलेशनशिप व्हिच इज कंसीडर्ड लॉफुल, द रिलेशनशिप व्हिच द लॉ कंसीडर्स, और जिसको या फिर मैं कहूं लॉ जिसको लीगल मानता है, जो कि लॉ ऑथराइज करे, अलाउ करे, वो हो गया आपका लीगल रिलेशनशिप. कौन कौन सा रिलेशनशिप हो सकता है? मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड पार्टनर्स. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स है स्टूडेंट्स, तो एक पार्टनर बाकी 3 पार्टनर्स के बिहाफ पे वर्क कर रहा है. सो इवन इफ वन पार्टनर कमिट समथिंग रॉन्ग, ऑल द 4 पार्टनर्स विल बी लायबल. ऐसा नहीं कि बाकी 3 को छोड़ देंगे, बिकॉज उसने पर्सनल कैपेसिटी में वो चीज नहीं की है, उसने पार्टनरशिप फर्म की कैपेसिटी में काम किया है. तो पहला लीगल रिलेशनशिप है. दूसरा है इट शुड बी डन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब वो बिजनेस, जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था, उस कैपेसिटी में उसने काम करना चाहिए, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं. एग्जाम्पल, मास्टर हैज डायरेक्टली ऑथराइज द एक्ट टू द सर्वेंट. मास्टर ने खुद बोला है सर्वेंट को कि जाके ये गुड्स जो है किसी पर्सन को दे के आओ. तो वो गुड्स देते वक्त अगर वो किसी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट कर दे, या मान लो गाड़ी की टक्कर हो जाए, तो वहां पे मास्टर लायबल होने वाला है. व्हाई? बिकॉज सर्वेंट कब एक्ट कर रहा था? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब वो एक्ट के लिए, जब वो उस कार्य के लिए एम्प्लॉयड था, उस वक्त वो एक्ट कर रहा था. Second is, act comes within a group of acts that the master impliedly requires the servant to perform. वो act उन group of acts के अंदर आता है जो कि implied है कि servant को करना ही करना है. Third is authorized act done wrongly. जो act आपके master ने या employer ने बोला था करने को, वो employee या servant ने क्या कर दिया? wrongfully done कर दिया है. Delegation of the authority, master ने अपना कार्य servant को क्या कर दिया? delegate कर दिया कि मेरी जगह तुम काम कर लो. फिफ्थ इज प्रोहिबिटेड बट रिलेटेड एक्ट्स. वो एक्ट करने को मना किया था हमारे पर्टिकुलर मैं कहूं एम्प्लॉयर ने या मास्टर ने, वो एक्ट करने से मना किया, लेकिन उसके बाद भी वो एक्ट कर दिया है और गलत तरीके से वो एक्ट कर दिया स्टूडेंट्स. यहाँ पे लायबल रहने वाला है कौन? हमारा मास्टर लायबल रहने वाला है. केयरलेसनेस ऑफ द सर्वेंट व्हाइल डूइंग एन एक्ट अंडर अपैरेंट अथॉरिटी. जो अथॉरिटी हमारे सर्वेंट को दी गई थी, उस अथॉरिटी के अंतर्गत सर्वेंट ने केयरलेसनेस के साथ वो कार्य किया है. ये सारी चीजें वाइकेरियस लायबिलिटी में आने वाली. क्लियर है? नाउ वाइकेरियस लायबिलिटी, ये तो हमने इंडिविजुअल्स के बारे में बात की.
स्टेट की वाइकेरियस लाइबिलिटी कैसे आएगी? स्टेट कब वाइकेरियसली लाइबल होगा अपने एम्प्लॉयज के काम के लिए? यहां बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि ये लोग कब लाइबल होने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज, दैट इज टू से पब्लिक सर्वेंट के कार्य के लिए। फर्स्ट इज सॉवरेन फंक्शन, सेकेंड इज नॉन सॉवरेन फंक्शन। स्टूडेंट्स, सॉवरेन फंक्शन के लिए आपका स्टेट लाइबल नहीं होगा, बट नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए गवर्नमेंट लाइबल रहने वाली है। सॉवरेन फंक्शन सॉवरेनिटी, देश के लिए किया गया काम है, और उसमें अगर किसी को नुकसान हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल को, प्राइवेट इंडिविजुअल को, पब्लिक को, स्टेट लाइबल नहीं रहने वाला। लेकिन नॉन सॉवरेन फंक्शन है जो कि देश के लिए काम नहीं किया जा रहा, सॉवरेनिटी वाला काम नहीं है, उस वक्त अगर एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ऐसा कोई भी एक्ट कर देते हैं, स्टेट इज गोइंग टू बी लाइबल। functions of the state for which it is not answerable to any court, तो sovereign function के लिए state liable नहीं होता है, एग्जाम में ध्यान रखना। एंड नॉन sovereign function के लिए state liable होता है, उनको compensation देना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं sovereign function? मान लो मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, ये सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं इनके मैनेजमेंट के लिए, या मान लो बेटा ये ट्रेनिंग कर रहे थे, शूटिंग वगैरह कर रहे थे, किसी को लग जाती, किसी का नुकसान हो जाता है, स्टेट इज नॉट लाइबल, क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन है, वो देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। सेकेंड इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दिए गए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। मान लो स्टूडेंट्स, जब जनता बहुत ज्यादा मान लो वायलेंट हो गई है, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, दो कम्युनिटीज के बीच क्लैश हो गया है, तो उस वक्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, पुलिस फोर्सेस आती है, आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है टू डिस्पर्स द असेंबली और टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। और उस वक्त मान लो लाठी चार्ज हो रहा है या सिविल फोर्सेस को यूज किया जा रहा है, आंसू गैस जो है वो स्प्रेड की जा रही है, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही। तो इन दिस केस स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन को लग जाती है, लाठी चार्ज के दौरान किसी को लग जाती है, स्टेट इज नॉट लाइबल। व्हाई? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग अ सॉवरेन फंक्शन। थर्ड इज मशीनरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। जस्टिस के लिए अगर काम कर रहे हैं वो, उस दौरान किसी को लग जाए, नॉट लाइबल। कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको पकड़ रहे हैं, शूटिंग वगैरह चल रही है, पब्लिक आ गई बीच में, लग गई उनको, स्टेट लाइबल नहीं होने वाला है, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, आगे सुनो। नॉन सॉवरेन फंक्शन, फंक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल विदाउट एनी डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर डेलीगेट किए बिना ही कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट के फंक्शंस करता है, वो नॉन सॉवरेन फंक्शन में आएगा। एग्जांपल, फंक्शन रिलेटिंग टू ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स या वेलफेयर एक्टिविटीज, बाकी कोई भी काम हो गए हैं, वो सब किस में आएगा स्टूडेंट्स? नॉन सॉवरेन फंक्शन में आने वाला है। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीजें अब हमने पढ़ी, ये चीजें और ज्यादा क्लियर तब होगी स्टूडेंट्स जब हम एक एक पैसेज को अच्छे से डील करेंगे, एंड वो डील करते हुए पैसेज में अगर कुछ अच्छा सा कंटेंट है तो उसको मार्क करते हुए चलना, बिकॉज यहां से भी आपके नोट्स बन सकते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज। क्या कहता है फर्स्ट पैसेज? इट सेज, अच्छा, फर्स्ट पैसेज किस पे डील्ड है स्टूडेंट्स? डेफमेशन पे डील, डेफमेशन से डील करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मानहानि कहते हैं। Defamation is an act of making a false statement about someone that damages their reputation. Defamation क्या हुआ? एक ऐसा false statement हुआ जो कि दूसरों की reputation को खराब करता है, damage करता है। It can either be spoken or written. Spoken means slander, libel means written. Slander is to ears, libel is to eyes. In order for a statement to be defamatory, it must meet the following criteria. क्या क्या criteria fulfill होना चाहिए? फर्स्ट इज, इट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, नॉट एन ओपिनियन। आप फैक्ट असर्ट कीजिए, ओपिनियन नहीं। कोई भी स्टेटमेंट को डेफेमेटरी तब माना जाता है जब आपने ओपिनियन नहीं दिया है, आपने कोई फैक्ट असर्ट किया, क्योंकि ओपिनियन तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी किसी के बारे में भी ओपिनियन बना सकता है, लेकिन आप फैक्ट स्टेट कीजिए, दैट कैन बी ट्रू, दैट कैन बी फॉल्स। ओके, सेकेंड इज, ये फैक्ट्स फॉल्स होना चाहिए। ये लो, इन्होंने हमें करेक्ट कर दिया कि वो फैक्ट कैसा होना चाहिए? फॉल्स फैक्ट होना चाहिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं होनी चाहिए। अगर सच्चाई है तो डेफमेशन कैसे हुआ? किसी पर्सन को अगर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, उसको सजा हो गई है, और ये बोला जा रहा है कि उसने फलाने पर्सन का, XYZ पर्सन का मर्डर किया है, तो इसको तो कन्विक्ट कर दिया है, तो सच्चाई है। और ये अगर कोई बोल रहा है तो डेफमेशन क्या है? कोई डेफमेशन नहीं, सच बोलने में कोई डेफमेशन नहीं है। थर्ड इज, इट मस्ट बी पब्लिश टू द थर्ड पार्टी। ये हम अपने कंटेंट में पढ़ के आ चुके हैं क्लास में अभी,
कि हमारा जो कंटेंट है या जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होना चाहिए, थर्ड पर्सन को पता चलना चाहिए। वो एक पर्सन हो सकता है, 100 लोग हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम वन पर्सन को तो पता चलना ही चलना चाहिए। रीजन बीइंग रेप्यूटेशन इज इन द आईज ऑफ द थर्ड पर्सन, नॉट इन द आईज ऑफ पर्सन हिमसेल्फ। Fourth, it must have caused damage to the person's reputation. That is to say, इस person को injury cause हुई होनी चाहिए. For example, if someone says that you are a thief, this is a statement of fact. If it is false, it is published to the third party. And if it causes damage to you, then you may have a case for defamation. इन्होंने खुद बता दी. There are a number of defenses to defamation, including truth, privilege, and fair comments. आप डेफोमेशन का केस अगर आपके अगेंस्ट लग रहा है तो आपके पास बहुत सारे डिफेंसेस है। आप बोल सकते हो कि जो मैंने बोला वो सच है, जो मैंने बोला वो प्रिविलेज कैटेगरी में आता है, मैं इसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। फेयर कमेंट क्या है, जनता के भलाई के लिए मैंने कमेंट किया है, या मैंने पब्लिक परफॉर्मेंस को जज किया। कोई मूवी आ रही है, कोई नॉवल आ रही है, तो वो राइटर, वो ऑथर, वो डायरेक्टर्स, वो प्रोड्यूसर्स वो चीज का पब्लिक परफॉर्मेंस ही इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक जनता क्या कर सके, जज कर सके। इसलिए सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो कई बार आपको लोग पूछते हैं भाई मूवी कैसी लगी, अगर आप बोल रहे हो नहीं बेकार थी, एक्टिंग अच्छी नहीं थी, गाना अच्छा नहीं था, स्टोरी नहीं थी, कोई सस्पेंस नहीं था, देन इन दैट केस इट इज नॉट डेफर्मेशन, बिकॉज वो पब्लिक परफॉर्मेंस है। वहां पे आपने ओपन ही इसलिए किया है उस चीज को ताकि आप पब्लिक का स्टेटमेंट सुन सके, जजमेंट ले सके। If a statement is true, it cannot be defamatory. Similarly, if a statement is made in course of a privileged occasion, such as a court hearing or legislative debate, it is not defamatory. इसीलिए स्टूडेंट संसद में अगर कुछ भी एक दूसरे को बोला जा रहा है, it does not amount to defamation, क्योंकि वो privilege communication में आता है। उनको पूरा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, privilege दे रखा है कि अगर वो ऐसा कुछ statement बोलते हैं, it cannot be called into question in any court of law. Okay. Finally, if a statement is made in form of a fair comment, it is not defamatory unless it is made maliciously. अगर fair comment किया है आपने, ऐसा comment जो कि जनता के हित में, तो वो क्या नहीं होगा, defamation नहीं होगा, unless and until it is made maliciously. Maliciously means if you have made it with a bad intention, तो फिर defamation में आएगा. Defamation is a serious offense and it can result in both civil and criminal penalties. In civil cases, the victim of defamation can sue the perpetrator for damages. तो सिविल केसेस में वो डैमेजेस डिमांड कर सकता है। इन क्रिमिनल केसेस द परपेट्रेटर कैन बी फाइंड और इम्प्रिजन्ड। The Supreme Court of India has held that right to freedom of speech and expression is not absolute. क्योंकि स्टूडेंट्स कोई बोल सकता है ना अंडर आर्टिकल 19 आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बोलने का अधिकार है, कोई भी हमें बोलने से रोक नहीं सकता। बट बोलने का ये मतलब नहीं तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे। सो दैट इज द रीजन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आपको डेफर्मेशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि आप बोलिए बट किसी को भी मानहानि ना हो, इस हद तक आप बोल सकते हैं। and that it can be restricted in circumstances such as in case of defamation. तो case of defamation में हम ऐसी reasonable restriction लगा सकते हैं जब लोगों को रोक सकते हैं अपना आर्टिकल 19 restricted way में use करने के लिए। However, the court has also held that the law of defamation must be interpreted in a way that does not unduly restrict the freedom of speech and expression. फिर भी कोर्ट्स ने बोला है कि आप लॉ ऑफ डेफर्मेशन को इस तरीके से रेगुलेट कीजिए, इस तरीके से समझिए या इंटरप्रेट कीजिए जिससे कि लोगों का आर्टिकल 19 वायलेट ना हो। जो लोग अपने बोलने का अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका राइट वायलेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, बेटा बहुत लैंडमार्क केस है ये, बहुत लैंडमार्क केस है। द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the offense of criminal defamation under 499 and 500 of IPC. Therefore, the court held that the provisions must be interpreted in a way that it does not unduly restrict the freedom of speech and expression. In the case of DP Chaudhary versus Manjulata, the Supreme Court established the statement can be defamatory even if it is true. स्टेटमेंट को हम डेफामेटरी तब भी मानेंगे जब ये ट्रू है। क्यों? इफ इट इज पब्लिश विद अ मैलिस, अगर आपने गंदे इंटेंशन के साथ उस स्टेटमेंट को बोला है, सच्चाई है उस बात में, लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से बोला है कि इस पर्सन की रेपुटेशन जानबूझ के खराब होनी चाहिए, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। इन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 लैंडमार्क केसेस स्टूडेंट्स जहां पे मुंबई को बंद किया गया था, तो वहां पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन नंबर 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इन द केस ऑफ श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which criminalized the sending of offensive messages through communication services. The court held that this provision was unconstitutional because it violated Article 15, that is freedom of speech and expression. लोगों की आर्टिकल नंबर 19 को रेस्ट्रिक्ट करता है 66A, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया।
Moreover, in the case of Kamal Nath versus Union of India 2016, the Supreme Court clarified the meaning of fair comment in the case of defamation law. उन्होंने बोला fair comment क्या होता है, आओ हम तुमको बताते हैं. In the case of Kamal Nath versus Union of India, the court held that the fair comment is a defense of defamation only if the comment is made in good faith and on a matter of public interest. फेयर कमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे तो फेयर ही लग रहा है, मैम के हित में बोल दिया. अरे मैम के हित में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में बोला या नहीं बोला, या गुड फेथ में बोला या नहीं बोला. मतलब आपका बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी की रेपुटेशन को हर्ट करने का. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सी इट सेज जेमी, अ वेल नोन लोकल ऑथर, अटेंड्स अ बुक क्लब गैदरिंग. वेल नोन ऑथर है, बुक क्लब गैदरिंग में एंटर होती है. ड्यूरिंग द डिस्कशन लिंडसे, अ मेंबर ऑफ क्लब, vocally accuses Jemmy of plagiarism in front of the other attendees, saying that Jemmy's most recent book is not his original. क्या बोला, जेमी तुम्हारी जो ओरिजिनल बुक है ना वो एकदम न्यू बुक जो है उसमें ओरिजिनल वर्क नहीं है. प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म मींस कॉपिंग द वर्क ऑफ समबडी एल्स, जहां पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो एंड विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू दैट पर्सन यू आर यूजिंग दैट पर्सन्स वर्क फॉर योर क्रिएटिव्स. Jemmy's reputation suffers and his book's sales drop significantly after the accusation. However, Lindsay's statement is untrue. वो गलत statement है, and Jemmy has all the proof that his book is a original piece of work. Given the circumstances, does Jemmy have a case for defamation against Lindsay? उसने students एक फॉल देखा है सेल प्राइसेस में, जो सेलिंग हुई है उसमें बहुत घाटा हुआ है उसको, और लेंसे ने जो स्टेटमेंट बोला था वो अनट्रू था. क्या इस सर्कमस्टांसेस में जेमी के पास कोई केस बनता है डेफेमेशन का? यस और नो. डज जेमी हैव अ केस फॉर डेफेमेशन? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यस, बिकॉज लेंसे स्टेटमेंट इज false, damage Jemmy's reputation and was communicated to third party. तीनों ही एलिमेंट डेफेमेशन के कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, अनट्रू था. उसने बेटा ये मत बोला अरे मैम पब्लिक जजमेंट. पब्लिक जजमेंट तो तब होता, पब्लिक परफॉर्मेंस को तो आप तब जज करते जब बोलते गुड और बैड है. लेकिन उसने बोला जो ओरिजिनल वर्क है वो कॉपीड है, वो चीज गलत है. आप जो फैक्ट बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन अगर आप ओपिनियन दे रहे हो गुड और बैड का तो वो डेफेमेशन में नहीं आ रहा. लेकिन आपने कॉपीराइटेड मटेरियल प्लेगरिज्म से रिलेटेड अनट्रू स्टेटमेंट दिया, दिस विल अमाउंट टू डेफेमेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर करेंगे. लेट्स रीड अदर्स. नो, बिकॉज द स्टेटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द प्राइवेट बुक क्लब गैदरिंग. बट लोग तो थे ना, ऑफिशियल कैपेसिटी में पब्लिश नहीं हुआ. बट अगर एक पर्सन को इंडिविजुअली, प्राइवेट पर्सन को ही बोल दिया, हम बोलेंगे ये पब्लिकेशन हुआ है. नो, बिकॉज लिंडसे स्टेटमेंट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन नॉट फैक्ट. नहीं नहीं, स्टेटमेंट क्लियर कट इसने बोला, देखो कि उसने एक फैक्ट बोला है. इसने क्या बोला है, ये एक फैक्ट बोला है, ये आपका इसमें इस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है. ठीक है, yes, because Lindsay's statement is an opinion and opinions can be defamatory. Opinions defamatory नहीं होता है. ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, opinions are never defamatory. पैसेज में हम खुद पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, और फैक्ट्स भी कैसा, फॉल्स फैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिशेल, अ पॉलिटिशियन, मिशेल भी हो सकता है, माइकल भी हो सकता है, चलो इसको माइकल ले लेते हैं. माइकल, अ पॉलिटिशियन, has been leading a campaign against corruption. Alex, a journalist, published an article exposing the Michael was once involved in the bribery case for 20 years ago. तो जर्नलिस्ट एलेक्स ने क्या किया, माइकल के बारे में बोला कि कुछ साल पहले, 20 साल पहले ब्राइबरी केस में इन्वॉल्व था. द इंफॉर्मेशन इज एंटायरली एक्यूरेट एंड माइकल हैज बीन एक्विटेड एट द टाइम. उसको एक्विट कर दिया गया. एक्विट कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, हालांकि वो उस केस में इन्वॉल्व था. माइकल एक्सपीरियंसेस अ डिक्रीज इन द कैंपेन सपोर्ट following the publication. Can Michael successfully sue Alex for the defamation in the light of published article? जो आर्टिकल पब्लिश किया है एलेक्स ने, क्या इस केस में माइकल उसको क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, सजा दे सकता है, आई मीन टू से केस फाइल कर सकता है? फर्स्ट बोल रहा है यस, बिकॉज एलेक्स पब्लिकेशन कॉज डैमेज टू माइकल्स रेप्यूटेशन. बी बोल रहा है नो, बिकॉज एलेक्स स्टेटमेंट दो डैमेजिंग इज ट्रू एंड डज नॉट डेफेमेटरी. yes, because Michael was acquitted for the bribery. no, because Michael is a public figure and the public figures cannot be sued for the damages. सुनना अच्छे से, एलेक्स ने ये पब्लिश करके ये बोला माइकल वाज वंस इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी केस. उसने ये नहीं बोला कि इसको सजा मिल गई, उसने बोला एक बार उस केस में इन्वॉल्व था. एंड स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ट्रू है, तो डेफेमेशन नहीं होता है. भले माइकल एक्विट हो गया है, एक्विट हो गया मतलब उसको छोड़ दिया गया है, उसके अगेंस्ट कोई केस प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन इन्वॉल्व तो था, केस तो चला था. माइकल ने वही बोला, सॉरी एलेक्स ने वही बोला है, तो एलेक्स ने बिल्कुल सच बोला है. तो क्या हमारा माइकल एलेक्स के अगेंस्ट कोई ऐसा
डेफमेशन का केस फाइल कर सकता है या जीतेगा वो केस? नहीं जीतेगा स्टूडेंट्स। ओके, इन द टेलीविजन डिबेट ऑन एन एनवायरमेंटल पॉलिसी, सेनेटर स्मिथ accuses his fellow senator Johnson of accepting the funds from the major polluting corporations. तो स्मिथ ने जॉनसन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि हम एनवायरमेंटल पॉलिसी का डिबेट कर रहे हैं और आपने कोई कॉर्पोरेशन से फंड्स ले लिए हैं जो कि मेजर पॉल्यूटिंग कॉर्पोरेशन है. This accusation severely tarnishes John's reputation among environmental activities, but it turns out that Smith's statement was false. झूठा स्टेटमेंट दिया है उसने. Can Senator Johnson successfully sue Smith for the defamation? क्या वो defamation के लिए sue कर सकता है? स्टूडेंट्स कर सकता है? Yes or no? Can Johnson successfully sue Smith for defamation or not? देखो, डिबेट कौन सा था? टेलीवाइज्ड डिबेट ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसी. ऑप्शन समझते हैं. Yes, because Senator Smith's statement was false and it damaged Johnson's reputation. Word देखो, टेलीवाइज्ड डिबेट. टेलीवाइज्ड मतलब टेलीविजन पे हो रहा है, मतलब जनता यहाँ देख रही है स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर बी, नो, बिकॉज स्मिथ स्टेटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग अ लेजिस्लेटिव डिबेट व्हिच वाज अ प्रिविलेज्ड ओकेजन. कहां से डिबेट हो रहा है यहाँ पे? लेजिस्लेटिव वर्ड ही नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? टेलीवाइज्ड डिबेट. दैट मींस टेलीविजन पे जा रहा है, पीपल आर वाचिंग इट. ओके, सी बोल रहा है यस बिकॉज द स्टेटमेंट वाज टेलीवाइज्ड एंड thus considered published to a थर्ड पार्टी. यस. नो, बिकॉज स्मिथ एंड जॉनसन आर पब्लिक फिगर्स. ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है बेटा. देखो, फॉल्स भी था और इसकी रेपुटेशन को टार्निश भी करता. सो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, बट मोस्ट एक्यूरेटली हम किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, क्योंकि पैसेज ने खुद बोलते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट था. और किस ग्राउंड्स पे स्यू कर सकता है? क्योंकि ये टेलीवाइज था और लोगों को दिख रहा है, पब्लिश हो रहा है, थर्ड पार्टी को पता चल रहा है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question. Beth, a renowned food critic, writes a review for a newly opened restaurant owned by Chef Oliver. In her review, she expresses her disappointment in the food quality and goes on to suggest that Oliver might have lost his touch. तो बोलती है कि जो खाना है ना, यहाँ का कुछ खास नहीं है. ऑलिवर ने हो सकता है जो ये चाहता था एक्चुअली पब्लिक को देना, वो ये नहीं दे पाया है. दिस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स. ऑलिवर बिलीव्स बेथ मेड अ कमेंट maliciously as they had previous personal disagreements. Can Chef Oliver successfully sue Beth for the defamation based on her review? क्या ऑलिवर स्टूडेंट्स बेथ को यहाँ पर डेफमेशन के लिए स्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखना, यहां तक तो पूरी कहानी सही चल रही थी क्योंकि उसने अपना एक ओपिनियन रिव्यू एक्सप्रेस किया है. रिव्यू मतलब क्या हो गया? रिव्यू मतलब ओपिनियन हो गया ना बेटा. ओपिनियन में कहाँ प्रॉब्लम है? हम तो बोलते हैं कि फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स भी कौन से? false facts are considered to be defamatory but opinions are not considered to be defamatory. लेकिन ये जो लाइन थी, ऑलिवर बिलीव्स बेथ मेड इट मैलिशियसली, बिकॉज उनका पर्सनल पहले डिसएग्रीमेंट हो चुका है. दिस पॉइंट ऑफ मैलिशियस इंटेंशंस makes it a ground for the Oliver to sue Beth. Clear? So it says yes because Oliver's statement had damaged Chef Oliver's reputation in business. Okay. C बोल रहा है yes if it can be proven by the Beth that the comment was malicious. अगर fair comment था तो liable नहीं होगा Beth, लेकिन अगर Oliver prove कर देता है कि ये maliciously किया था, इसको revenge लेना था, तो यहाँ पे इसको sue किया जा सकता है. B बोल रहा है no because Beth's review is a fair comment. It was fair comment till the 4th-5th line. बट जैसे हमें पता चला ये मैलिशियसली हुआ है क्योंकि उनका पर्सनल डिसएग्रीमेंट पहले से चल रहा था, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? रिव्यू में नहीं आ जाता, ये टेकिंग रिवेंज में आ जाता है. डी इज नो बिकॉज फूड क्रिटिक्स हैव राइट टू एक्सप्रेस. नो, ऐसा कोई राइट नहीं है उनके पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करने का. ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर वो मैलिशियसली किसी की रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए ऐसा कुछ चीज बोल रहे हैं, इट विल अमाउंट टू डेफमेशन. फिफ्थ क्वेश्चन. James, a popular blogger, posted an article criticizing the business practices of a major tech company, TechCorp, and its CEO, Angela. तो ये फैक्ट्स काफी सारे दे रखे हैं, अच्छे से समझना. क्या बोल रहा है? जेम्स एक पॉपुलर ब्लॉगर है, पोस्ट कर रहा है आर्टिकल क्रिटिसाइज करते हुए बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ अ मेजर टेक कंपनी टेककॉर्प. तो टेककॉर्प के बिजनेसेस को क्रिटिसाइज करते हुए जेम्स जो एक ब्लॉगर है वो ऐसा आर्टिकल सर्कुलेट करता है. हिज क्लेम्स आर मोस्टली स्पेक्युलेटिव एंड अनट्रू, लीडिंग टू अ सब्सटैंशियल ड्रॉप इन द टेककॉर्प्स प्राइस शेयर. जेम्स आर्ग्यू दैट his post is protected by the right to freedom of speech and expression. Can TechCorp and Angela successfully sue James for defamation?
क्या ये कंपनी स्टूडेंट्स टेक कॉप जेम्स को स्यू कर सकती है? यस और नो? एब्सोल्युटली कर सकती है, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव मतलब अपने अंदाजे लगा रहा है यहाँ पे, और अनट्रू है स्टेटमेंट, और आर्टिकल पोस्ट कर दिया मतलब थर्ड पर्सन को पब्लिश हो गया है, तो क्या यहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है? यस, यस, बिकॉज जेम्स फॉल्स स्टेटमेंट हैव कॉज द डैमेज टू द रेप्यूटेशन। सी बोल रहा है यस बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डजंट कवर स्पेक्यूलेटिव स्टेटमेंट्स। ये तो ऑप्शन ही उल्टी चीज बोल रहा है ना, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी और सी भी पढ़ते हैं जो उल्टी बात बोल रहे हैं, जो नो बोल रहे हैं। बी बोलता है नो बिकॉज जेम्स आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड बाय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डेफोमेशन है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि किसी की रेप्यूटेशन टार्निश कर दो। डी बोलता है नो बिकॉज टेक कॉप एज अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट क्लेम डेफोमेशन। मियरली बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेशन है तो क्या उनका डेफोमेशन नहीं हो सकता? क्या हो सकता है बेटा? डेफोमेशन कंपनी का, एसोसिएशन का, ग्रुप ऑफ पीपल, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, सबका हो सकता है। ओके चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। अगला पैसेज क्या देख बोलता है, सुनो अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज भी हमारा किससे डील करता है? डेफोमेशन से डील करता है। देखो क्या बोल रहा है ये पैसेज। इट सेज defamation, as the meaning of the word suggests, is an injury to the reputation of a person resulting from a false statement. A man's reputation is treated as his property, and if any person possesses property damage, he is liable under the law. Similarly, a person injuring the reputation of another person is also liable under the law. Absolutely, वो भी liable होगा अगर किसी person की reputation को आप खराब करते हैं तो। Defamation is defined under section 499 of IPC, and 500 provides the person committing an offense under this section is simple imprisonment for 2 years and fine or both. So 499 क्या करता है स्टूडेंट्स? डेफेमेशन को डिफाइन करता है। 500 आपको पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, 2 years का सिंपल imprisonment और फाइन और बोथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। Essentials of defamation. First, the statement must be defamatory. Previous passage में पढ़ के आए. The very first essential of the offense of defamation is that the statement must be defamatory, that tends to lower the reputation of the plaintiff. बराबर? Next देखो, the test to check if the particular statement is defamatory or not will depend upon how right thinking members of the society are likely to take it. Student, defamation हम तब डेफोमेशन के टेस्ट के लिए जरूरी है जब हम ये देखें कि राइट थिंकिंग पीपल, दैट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन, उस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। अगर उसके हिसाब से नॉर्मल है, ठीक है, बराबर है, तो डेफोमेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके हिसाब से ये बहुत गंदा स्टेटमेंट है और वो सही स्टेटमेंट नहीं है, किसी की रेपुटेशन टार्निश कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि डेफोमेशन हुआ है। तो राइट माइंडेड एंड ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ सोचना है। इन द केस ऑफ राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्टर स्वामी to be liable for defamating Mr. Jethmalani by saying that he received money from a banned organization to protect then CM of Tamil Nadu in case of assassination of Rajiv Gandhi. तो ये जो स्टेटमेंट डॉक्टर स्वामी ने इनके अगेंस्ट दिया है, इसमें इनको लाइबल ठहराया गया था। क्योंकि राइट माइंडेड पीपल अगर सोचेगा तो लगेगा ना, अच्छा इतने बड़े लॉयर ने किसी को सपोर्ट किया है, सीएम को पैसा लिया है एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो साफ साफ वर्डिंग में दिख रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन के रेप्यूटेशन को टानिश किया जा रहा है। इन दी अदर केस अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मेजर लैंडमार्क केस था बेटा, डेफेमेशन का, मानहानि का, करोड़ों रुपए का दावा किया गया था यहाँ पे। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट मेड बाय अरविंद केजरीवाल एंड हिज 5 other leaders to be defamatory. However, the matter was finally disclosed after all the defendant apologized for their action. B, the next essential element is the statement must refer to the plaintiff. तो statement जो हम बोल रहे हैं defamatory, वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए बेटा? plaintiff के अगेंस्ट होना चाहिए। okay, in the action of defamation the plaintiff has to prove that the statement to which he complained will be immaterial and the defendant did not intend to defame the plaintiff. In the case of TV Ramasubha Iyer versus AMA Mohideen, court held the defendant liable for publishing a statement without any intention to defame the defendant. Okay, the statement mentioned that the particular person carrying the business of agarbattis to Ceylon has been arrested of the offense of smuggling. The plaintiff was also one of the people carrying a similar business, and as a result of the statement his reputation was also severely damaged. इसलिए उन सबको क्या किया गया स्टूडेंट्स? पनिशमेंट दी गई। And the third essential element is the statement must be published, that is थर्ड पार्टी को ये चीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट हो गई है, पब्लिश हो गई है, हम कहेंगे डेफर्मेशन हैज बीन डन। Publication of the defamatory statement to some person other than the person defamed is most important aspect of making a person liable, and unless that is done, no action of defamation will lie. In case of Mahindra Ram versus
Harnandan Prasad, the defendant was held liable for sending a defamatory letter to the plaintiff written in Urdu, knowing that the plaintiff did not know Urdu and the letter would likely to be read over by another person. उसको पता था कि जिस plaintiff को ये भेज रहा है उसको तो उर्दू आती नहीं है, तो किसी और पर्सन से पढ़ाएगा, किसी और पर्सन से पढ़ाएगा जिसको उर्दू आती है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया था। चलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड दी क्वेश्चंस वन बाय वन। पैसेज पढ़ चुके हैं, हमारे पास कितने क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स? 5 क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। इट सेज अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एन आर्टिकल saying that well-known businessman was involved in a major financial scam. न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया आर्टिकल बेटा दैट अ वेल नोन बिजनेसमैन ये एक मेजर फाइनेंशियल स्कैम में लिप्त है। The article did not mention the businessman's name. आर्टिकल में बिजनेसमैन का नेम नहीं था, but it provided enough details for the people to identify it. लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि लोग उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर गए कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कैन द बिजनेसमैन फाइल अ डेफेमेशन सूट? क्या फाइल कर सकता है स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली। अगर राइट माइंडेड पीपल को पता चल गया कि ये इसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, they can file the suit. Not right-minded people, but the person जिसके against defamation हुआ है, because defamation law says the person whose reputation is tarnished, only he will come to the court. ऑप्शन नंबर ए यस बोल रहा है, बी भी यस बोल रहा है, दोनों यस ऑप्शंस पढ़ते हैं एंड अप्रोप्रिएट लीगल रीजनिंग वाले राइट आंसर क्वेश्चन आई मीन टू से राइट ऑप्शन को मार्क करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है यस बिकॉज द आर्टिकल कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट कुड रीजनेबली आइडेंटिफाई हिम एंड टेंड्स टू लोअर हिज रेप्यूटेशन इन द आईज ऑफ पब्लिक। बराबर है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, कम्युनिकेशन भी हो गया, लोगों ने पहचान लिया किसके बारे में बात हो रही है। बी बोल रहा है यस बिकॉज द न्यूज़पेपर शुडंट पब्लिश आर्टिकल अबाउट द पीपल विदाउट एविडेंसेस। ये ग्राउंड नहीं होता है ये रीजनिंग देने का कि इस वजह से आप डेफामेशन का केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के पास राइट नहीं है विदाउट एविडेंस। विदाउट एविडेंसेस भी अगर सच है तो न्यूज़पेपर छाप सकता है। ओके। सी बोल रहा है नो बिकॉज द आर्टिकल डिड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन हिज नेम, इवन इफ दे डिड नॉट मेंशन द नेम बट द पब्लिक कुड फाइंड इट आउट, सो फॉर दैट रीजन ये ऑप्शन गलत है, नो नो आंसर है ही नहीं। डी बोल रहा है नो बिकॉज द आर्टिकल डिड नॉट हैव एनी मैलिशियस इंटेंट एंड वाज बेस्ड ऑन अ जनरल इन्फॉर्मेशन। कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। A person made a defamatory remark about a politician during a private conversation with a friend. एक दोस्त के साथ उसने politician के बारे में defamatory remark दिया। Unbeknownst to the person, their conversation was secretly recorded and the recording was leaked to the public. Recording हो गई और वो recording leak कर दी गई public को। Can the politician file a defamation suit? क्या फाइल किया जा सकता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली फाइल किया जा सकता है, क्योंकि उसने डेफमेटरी रिमार्क्स दिए हैं, ओपिनियन नहीं दिया। ओपिनियन देता पॉलिटिशियन के पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट तो डेफमेशन में नहीं आता। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के दौरान कोई डेफमेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं। क्या पॉलिटिशियन यहाँ पे स्यू कर सकता है उस पर्सन को? Yes, because the defamatory remarks were made public and their content would potentially harm reputation and public image. C बोल रहा है yes, because the recording of the private conversation without the consent constitutes an invasion of the privacy and can lead to the defamation suit. बेटा ये अगर बिना consent, अगर मान लो अच्छा consent के साथ भी अगर इस recording को circulate करते तो क्या defamation नहीं होता? तब भी होता। तो consent वाला मामला तो ये बनता ही नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में पब्लिक कर दी गई कि अगर कंटेंट लोगों ने सुन लिया तो ये पोटेंशियली हार्म करेगा उसकी रेप्यूटेशन को और पब्लिक इमेज खराब करेगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नो बिकॉज द डेफमेशन रिमार्क्स वर मेड इन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में किया गया था बट लीक तो हो गई पब्लिक को। डी बोल रहा है नो बिकॉज द पर्सन डिड नॉट हैव इंटेंशन टू हार्म द पॉलिटिशियंस रेप्यूटेशन एंड द कॉन्वर्सेशन वाज नॉट मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। इंटेंशन डज नॉट मैटर इन दी डेफमेशन, प्राइमा फेसा नहीं मैटर करती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लॉगर पोस्टेड एन आर्टिकल on their personal website making false and damaging statement about a well-known author. The article had a limited readership and the author's reputation was not significantly affected. बोल रहे हैं कि author की reputation इतनी significantly affect नहीं हुई थी। Can the author file a suit for defamation? Option number A, yes, because the blogger made a false and damaging statement that could harm the author's reputation regardless of limited readership. सिग्निफिकेंट अनसिग्निफिकेंट इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ी बहुत हुई, इतनी ज्यादा नहीं हुई, बट हुई तो ना। लिमिटेड रीडरशिप मतलब हो सकता है 5 है, 10 है, 15 है, इतने रीडरशिप नहीं है, बट
आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे दिया जहां पे कोई भी पब्लिक एक्सेस कर सकती है, कितने भी लोग देख सकते हैं, कम हो ज्यादा हो, लिमिटेड रीडरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द रीडर्स दैट द पर्टिकुलर वेबसाइट इज हैविंग, डेफेमेशन यहाँ पे हो गया है, मानहानि हो गई। Option number C भी yes बोल रहा है, it says because the blogger's intent was to harm the author's reputation even if the actual damage caused was not substantial। इंटेंशन का यहाँ पे बात क्या क्या, जब इंटेंशन की बात नहीं की है तो उस ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। बी बोल रहा है no because the article had a limited readership and defamation typically requires a wider dissemination। wider dissemination की जरूरत नहीं है, अगर एक पर्सन को भी apart from the विक्टिम और द पर्सन जिसकी रेप्यूटेशन के बारे में बोला जा रहा है, अगर थर्ड पर्सन एक पर्सन को बताया गया, ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन इज डन। डी बोल रहा है नो बिकॉज द ऑथर्स रेप्यूटेशन वाज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड। फिर से सिग्निफिकेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, लिमिटेड रीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। तो सिग्निफिकेंट, अनसिग्निफिकेंट, सब्सटैंशियल हार्म ये मैटर नहीं करता है, हार्म होता है छोटा हो या बड़ा हो। Question number 9. It says, during a live television interview, a journalist asked a public figure about the remorse of their involvement in a criminal activity। एक लाइव टेलीविजन इंटरव्यू चल रहा था जहां पे जर्नलिस्ट ने एक पब्लिक फिगर को उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बारे में क्वेश्चन पूछा। द पब्लिक फिगर डिनाइड द एलिगेशन बट द इंटरव्यू वाज वाइडली ब्रॉडकास्टेड। कैन द पब्लिक फिगर फाइल अ डेफेमेशन सूट? क्या वो फाइल कर सकता है स्टूडेंट्स? सुनना अच्छे से, लाइव टेलीविजन है, जर्नलिस्ट ने पूछा है उस पब्लिक फिगर से अबाउट द क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब वो पब्लिक फिगर से उसका पब्लिक कंडक्ट क्वेश्चन किया गया है, एंड दिस फॉल्स अंडर व्हाट? दिस फॉल्स अंडर एक्सेप्शन। क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ते हैं। Yes, because the journalist asked a defamatory question that implied the public figure's guilt। Guilt नहीं, उसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा। Yes, because the public figure's denial was not a sufficient prominence and the broadcast of the question alone can damage the reputation। broadcast of the question in नहीं बोलते बेटा, कई बार हम डिबेट्स देखते जब बोलते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व है, क्या सच है या कितना सच है, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है, तो वो डेफेमेशन में नहीं आता, उल्टा उस पॉलिटिशियन को एक, मैं कहूं तो अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप अपना जो भी मत है वो यहाँ बोल दो ताकि पब्लिक को पता तो चले। No, because the public figure explicitly denied the allegation and their response was aired along with the question। D बोल रहा है no, because the journalist was merely reporting on a rumor and their intention was to present balanced coverage rather than defame the public figure। बेटा ये इंटेंशन, जर्नलिस्ट का इंटेंशन बताया नहीं गया तो हमें इसके साथ नहीं जाना है। पब्लिक फिगर एक्सप्लिसिटली डिनाइड द एलिगेशन एंड देयर रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स भी तो लोगों को बताया गया ना, वो जो क्वेश्चन जर्नलिस्ट ने पूछा है उसका रिस्पॉन्स भी तो लोगों को बताया गया, तो ये आपका डिफेमेटरी स्टेटमेंट पे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person posted defamatory statement about a celebrity on a social media platform but later deleted the post after realizing the mistake। Can the celebrity file a defamatory suit? फाइल कर सकती है ना, even if you have deleted। तो आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे कर दिया, किसी ने 1 सेकंड 2 सेकंड देखा ही है, तो आपने एक बार पब्लिश कर दिया, चाहे वो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए, मिस्टेक रियलाइज होने के बाद आपको पता चल गया कि आपकी गलती थी, फिर भी आपने डिलीट कर दिया, यू विल बी लायबल। ओके, yes and yes, because even though the post was deleted it was already published and could have caused the harm। absolutely correct। B बोल रहा है yes because the act of posting defamatory statement on a public platform constitute defamation regardless of whether the post was deleted। B बोल रहा है yes because act of posting defamatory statement on a public platform constitute defamation। ठीक है, ये भी करेक्ट है, रिगार्डलेस ऑफ कि पोस्ट डिलीट हुआ था या नहीं हुआ था। ए बोल रहा है बिकॉज इवन दो द पोस्ट वाज डिलीटेड इट वाज ऑलरेडी पब्लिश्ड, पब्लिश हो चुका था, तो ये आपका एक वैलिड ग्राउंड होता है। इवन इफ वो डिलीट कर देगा था बट पब्लिश तो हो गया था और उसको लोगों द्वारा पढ़ा जा सकता था, जहां पे सेलिब्रिटी की जो रेप्यूटेशन है वो टार्निश हुई। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सी एंड डी नो वाले भी पढ़ लेते। सी बोलता है नो बिकॉज द पोस्ट वर डिलीटेड एंड द डेफेमेशन रिक्वायर्स पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन तो हो गया ना, भले ही आपने थोड़ी देर में डिलीट कर दिया हो। नो बिकॉज द पर्सन रियलाइज देयर मिस्टेक एंड टुक करेक्टिव एक्शन बाय डिलीटिंग। मिस्टेक रियलाइज होने से ऐसा नहीं है कि आप चीजें करेक्ट कर दोगे और जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएगी। क्लियर है? सो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सेकंड पैसेज। चलेंगे हम अगले पैसेज की तरफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स थर्ड पैसेज डील करता है वाइकेरियस लायबिलिटी से। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का ये पैसेज क्या कहता है ये सुनते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी मींस लायबिलिटी ऑफ अ एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन and such liability arise due to the nature of relationship
हम बोल चुके हैं स्टूडेंट्स, वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए दो चीज होना चाहिए, पहला है लीगल रिलेशनशिप एंड दूसरा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो जो एक्ट हुआ है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। In a master servant relationship, the master employs the service of a servant and he works on the command of the master. एक जो सर्वेंट है वो मास्टर के कमांड पे एक्ट करता है। Thus a special relationship exists between the two. And in case of tort committed by a servant, his master is also held liable. Next, there are many cases in which the servant does an act for his master, and thus in law it is deemed that the master was doing act himself. Therefore, if the servant commits an unlawful act, the master will also be held liable for the same. अगर servant गलत कर रहा है तो master भी liable होगा. This liability of the master is based on two maxims. First is quid facit per allem, facit per se, जो कि हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं. It means that whenever a person gets something done by another person, then the person is viewed to be doing such act himself. एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो दूसरा पर्सन ही एक्ट कर रहा है. एंड सेकंड इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर. इट मींस द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द एक्ट डन बाय द सबऑर्डिनेट्स. Certain tests have been developed over a long period to determine the master servant relationship. कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो हम कैसे मान ले कि वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, तो कुछ एलिमेंट्स अगर हमें उस लीगल रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, वी विल टर्म इट एज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप. इट इज ट्रेडिशनल व्यू क्या है, कंट्रोल टेस्ट. ट्रेडिशनल व्यू क्या है, कंट्रोल टेस्ट. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ स्टूडेंट्स. इट सेज ट्रेडिशनल व्यू. ट्रेडिशनल व्यू में है कंट्रोल टेस्ट. अगर हमें ये दिख रहा है कि कोई पर्सन अपने सुपीरियर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन हो गया, मास्टर, और जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन हो गया, सर्वेंट. एज पर दिस टेस्ट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, इट शुड बी सीन वेदर द मास्टर हैज द पावर to not only instruct what should be done but also the manner of doing it. And if such power exists, then as per this test, the master and servant relationship exists between the two. Next क्या है, नेक्स्ट इन्होंने बोला मॉडर्न व्यू है. पहले कौन सा आ गया स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल व्यू. मॉडर्न व्यू क्या कहता है, द ओल्ड कंट्रोल टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल एज एन एग्जॉस्टिव टेस्ट बिकॉज इन केस ऑफ वर्किंग स्किल्स सच एज डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल, द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द डॉक्टर और हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट एंड कैन ओनली इंस्ट्रक्ट हिम टू ट्रीट पेशेंट. तो स्टूडेंट्स हर मामले में हम ट्रेडिशनल व्यू अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू क्या कह रहा है कि आपको ये देखना है, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को डायरेक्शंस दे रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मास्टर है, ये सर्वेंट है. लेकिन हॉस्पिटल्स में अगर वो डायरेक्शन नहीं दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे सकते ना आप डॉक्टर को कि ऐसे ऑपरेट करो, क्योंकि वो मैनेजमेंट है और डॉक्टर के पास खुद के पास स्किल्स हैं. तो स्किल जो पर्सन होल्ड कर रहा है आप उसको डायरेक्शंस नहीं दे सकते. तो डायरेक्शन नहीं दिया तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है. Here, a contract of service was held to be a contract for such work that is an integral part of the business, and a service contract held to be a contract of such work that is not integral part of the business. क्लियर है. तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसमें देखेंगे कि वो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. Three conditions were laid down for the contract of service. The servant agreed to provide his skill and work to the master for performing some service in exchange for the wages and some other consideration. Third क्या बोला गया, he agrees to be subjected to such a degree of control as to make a person his master and the performance in the performance of his work. First बोल रहा है servant अगर agree करे his skills and work for the master, work to the master, तो बोलेंगे सर्वेंट मास्टर का रिलेशनशिप है. सेकंड बोल रहा है ही एग्रीज टू बी सब्जेक्टेड टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर वो बोले कि मास्टर मुझे कंट्रोल करे तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है. द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिस्टेंट विद दिस प्रोविजन ऑफ बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. चलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर गुप्ता अ रेनाउंड सर्जन इज एम्प्लॉयड बाय अपोलो हॉस्पिटल. While performing surgery, Dr. Gupta accidentally leaves a surgical instrument inside the patient, resulting in a severe complication. Can Apollo Hospital be held vicariously liable for Dr. Gupta's negligence? क्या हम अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे लाइबल ठहरा सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ अच्छे से देखना. डॉक्टर गुप्ता accidentally leaves a surgical instrument. Can Apollo Hospital be vicariously held liable? Option number 1 बोल रहा है yes, because Apollo Hospital instructed Dr. Gupta on how to perform सर्जरी. ये अपोलो हॉस्पिटल नहीं बताएगा स्टूडेंट्स. सेकंड इज यस, बिकॉज डॉक्टर गुप्ता's एक्शन रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल. क्या अपोलो हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन डॉक्टर गुप्ता के हाथ में है? दिस इज नॉट द ग्राउंड जिसकी वजह से हम डॉक्टर गुप्ता को लाइबल ठहरा सकते हैं.
No, because Dr. Gupta's negligence was an unforeseeable act beyond Apollo Hospital's control. तो Apollo Hospital is negligent act of doctor को control नहीं कर सकता, इसलिए Apollo Hospital liable नहीं होगा. Liable डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं liability किसी की नहीं बनेगी, बनेगी, but डॉक्टर की liability बनेगी Apollo Hospital की. ओके क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है वो क्लियर बोल रहा है, जहां पे कंट्रोल नहीं वहां पे पर्सन लाइबल नहीं. नो बिकॉज डॉक्टर गुप्ता इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल. लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि अपोलो हॉस्पिटल लाइबल है कि नहीं, तो हम अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Mr. Patel owns a fleet of taxi and hires Mr. Kumar as a taxi driver. While driving one of Mr. Patel's taxi, Mr. Kumar negligently causes an accident, injuring the pedestrian. Can Mr. Patel be held vicariously liable for Mr. Kumar's action? क्या हम उसको लाइबल ठहरा सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, क्योंकि टैक्सीज है, उसको एक दे दी कि आप गाड़ी चलाओ, आप यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को इधर से उधर ड्रॉप करो, तो लीगल रिलेशनशिप भी है प्लस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. सो मिस्टर पटेल को हम लाइबल कर सकते हैं. Yes, because Mr. Patel instructed Mr. Kumar on how to drive the taxi. ये हमें पैसेज में चीज नहीं बता रहा है. Yes, because Mr. Patel is the owner of the taxi involved in the accident. तो ओनर है ना उस टैक्सी का, उस टैक्सी का ओनर है, तो यहाँ पे लाइबल कौन होगा? ओनर प्लस लीगल रिलेशनशिप की वजह से स्टूडेंट्स मिस्टर पटेल यहाँ पे लाइबल होने वाला है. सी बोल रहा है नो बिकॉज मिस्टर कुमार वॉज एक्टिंग आउटसाइड स्कोप. फैक्ट्स ने नहीं बताया कि वो आउटसाइड स्कोप कर रहा है. नो बिकॉज मिस्टर पटेल कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है. उसने हायर किया है, हायर किया मतलब मिस्टर कुमार क्या है, उसका एम्प्लॉई है. कौन है? एम्प्लॉई है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर रेड्डी ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड हायर्स मिस्टर शर्मा एज अ प्लांट मैनेजर. ओके While overseeing production, Mr. Sharma violates the environmental regulation causing significant pollution. Can Mr. Reddy be held vicariously liable for Mr. Sharma's environmental violation? क्या हम Mr. रेड्डी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने मिस्टर शर्मा को हायर किया है, मिस्टर शर्मा ने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को वायलेट किया है और पॉल्यूशन कॉज किया है, तो क्या उसके बेसिस पे हम मिस्टर रेड्डी दैट इज एम्प्लॉयर को यहाँ पे वाइकेरियसली लाइबल ठहरा सकते हैं या नहीं लाइबल ठहरा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बोलता है yes because Mr. Reddy is responsible for ensuring compliance with the regulation. Yes because Mr. Sharma's action directly impact company's operation. ये मिस्टर शर्मा के एक्शन कंपनी के ऑपरेशन को इंपैक्ट करता है. इस ग्राउंड पे हमारे मिस्टर रेड्डी की लायबिलिटी नहीं बनेगी. मिस्टर रेड्डी की लायबिलिटी ये बनेगी कि उसको ये इंश्योर करना चाहिए था कि रेगुलेशंस कंप्लाई किए गए. ये मिस्टर रेड्डी की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करने का कि मिस्टर शर्मा प्लस उसके अदर एम्प्लॉइज ये चीज ढंग से कर रहे हैं. सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सी बोल रहा है नो बिकॉज मिस्टर शर्मा's वायलेशन वर डेलिब्रेट. फैक्ट्स ने नहीं बोला कि ये डेलिब्रेट था, एंड फैक्ट्स ने ये भी नहीं बोला कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट था. डी बोल रहा है नो बिकॉज मिस्टर रेड्डी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शन ऑफ मैनेजरल एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज हो गए ना, तो वर्ड एम्प्लॉय आते ही एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? मिस्टर वर्मा ओन्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी. He contracts Mr. Kumar, an independent contractor, to develop a software application. While using Mr. Verma's equipment, Mr. Kumar accidentally causes a system failure that results in data loss for the client. Can Mr. Verma be vicariously liable for Mr. Kumar's action? Mr. Kumar students, Mr. Verma के जब सिस्टम को यूज कर रहा था तो वहां पे उसके हाथ से डेटा लॉस हो गया है क्लाइंट का. तो क्या उसके बिहाफ पे हम मिस्टर वर्मा को लाइबल ठहरा सकते हैं? वर्ड था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय नहीं था मिस्टर शर्मा, सॉरी मिस्टर कुमार मिस्टर वर्मा का. सो आंसर नो होगा. नो वाले ऑप्शंस देखते हैं. सी बोलता है नो बिकॉज मिस्टर कुमार्स एक्शंस वर अनइंटेंशनल. फैक्ट्स ने नहीं बताया इंटेंशनल था कि अनइंटेंशनल था. डी बोल रहा है नो बिकॉज मिस्टर वर्मा इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट प्रोसेस. हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ये भी चीज हो सकता था दैट मिस्टर वर्मा ने मिस्टर कुमार को एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है. और जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका हायरिंग अथॉरिटी होती है वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में हाथ नहीं अड़ाती है, या मैं कहूं तो लाइबल नहीं रहती है. तो लाइबल कौन होने वाला है यहाँ पे? मिस्टर कुमार लाइबल होने वाला है. ओके इन्होंने क्या पूछा, क्या मिस्टर वर्मा को वाइकेरियसली लायबल ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते. यस वाले ऑप्शन पढ़ते हैं. यस बिकॉज मिस्टर वर्मा प्रोवाइडेड द इक्विपमेंट फॉर मिस्टर कुमार्स वर्क. इक्विपमेंट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ? हायरिंग थोड़ी हुई, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज है ना.
Yes, because Mr. Verma has a duty to ensure the competence of the contractors he hires. No बेटा, ये मिस्टर वर्मा की जिम्मेदारी नहीं है. वर्ड क्लियरली बोला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ठेका दिया है, और यहाँ पे ठेकेदार लायबल होगा, आपकी कंपनी लायबल नहीं होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Miss Gupta is a dentist who operates her own dental clinic. She hired Miss Khan as a dental assistant. During a procedure, Miss Khan accidentally injures a patient. Can Miss Gupta be held vicariously liable for Miss Khan's negligence? क्या मिस गुप्ता को हम लाइबल ठहरा सकते? यस, लाइबल ठहरा सकते. वर्ड क्या था? उसने यहाँ पे हायर किया है. वर्ड कहाँ क्या? हायर्ड. हायर किया है मतलब मिस खान क्या है, उसकी एम्प्लॉय है, तो जाहिर सी बात है क्लिनिक लाइबल होने वाला है. Yes, because Miss Gupta has a duty to supervise and direct Miss Khan's action. Yes, because Miss Gupta is responsible for the safety and well-being of the patients. ये appropriate नहीं है. ये appropriate नहीं है बेटा. अगर यहाँ पे इसी जगह पे दूसरा ऑप्शन होता जो ये कहे कि मिस गुप्ता लाइबल होती मिस खान के एक्शंस के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पे उसको हायर किया और वहां लीगल रिलेशनशिप है, तो करेक्ट है. बट सिंस हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ए है, तो हम ए के लिए ही जाएंगे. ठीक है. No, because Miss Khan's negligence was an isolated incident beyond Miss Gupta's control. Facts बता ही नहीं रहा कि कंट्रोल में था कि नहीं था. No, because Miss Gupta cannot be held liable for the actions of qualified dental assistants. ये तो आउट ऑफ आपका कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो क्वालिफाइड डेंटल असिस्टेंट है, इसलिए मिस गुप्ता लाइबल नहीं. और अगर अनक्वालिफाइड डेंटल असिस्टेंट होती तो भी मिस गुप्ता ही यहाँ पे लाइबल रहने वाली होती. Now we will move on to the next passage. चलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन या मैं कहूं नेक्स्ट पैसेज भी किस पे बेस्ड है? वाइकेरियस लायबिलिटी पे बेस्ड है. देखो क्या कहता है. Under the control of vicarious liability, one person is held responsible for the wrong committed by the other. The name of joint liability, also known as doctrine of vicarious liability. Vicarious liability can occur under both civil and criminal laws. Such a liability arises only when there is some legal relationship between the two parties or the parties are somehow connected to each other. अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी. बेटा घुमा फिरा के पैसेज में सेम ही चीज बता रखी है आपको. जनरली अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट एंड वन डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बाय अदर्स. ओके, जनरल रूल आपको बता रखा है, लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पर्सन के एक्ट के लिए दूसरा पर्सन लायबल हो सकता है अगर दूसरे पर्सन ने एक पर्सन को ये चीज के लिए ऑथराइज कर रखा है. Certain cases, however, vicarious liability, that is, one person's liability for another person's act, may arise. In the words of Lord Chelmsford, it has long been established by law that a master is liable to the third person for any injury or damage done through the negligence or unskillfulness of a servant acting in his master's employ. The reason for this is the act which is done by a servant in course of his duty is regarded as one done by his master's order, and consequently it is the same as if it were the master's own act. Vicarious liability is attracted only upon the fulfillment of some constituents that there must be a relationship of master servant in certain kinds. The wrongful act must be related to relationship in certain way and the wrong has been done within the course of employment. तो ये पूरी चीज क्या बोलनी चाह रही है? पूरी चीज ये बोलनी चाह रही है लीगल रिलेशनशिप प्लस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है. Liability of employer arises for the wrongs committed by a servant and not in respect of wrongs committed by an independent contractor. देखो पिछले पैसेज का आंसर यहां मिला है तुमको कि एम्प्लॉयर तभी लायबल होता है जब उसका सर्वेंट गलती करे, ना कि जब उसका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर गलती करे. ओके. A servant and independent contractor are employed to do some work for employment, but there is a difference. इन दोनों में difference होता है. देखो, a servant is engaged under the contract of service, where an independent contractor is engaged under the contract of services. Contract for service. Servant को हम बुलाते हैं contract of service के लिए, मतलब काम का contract, and independent contractors को हम engage कर रहे हैं contract for services, services के लिए contract. ठीक है, जहां पे हमने उसको काम दे दिया वो अपना आप करेगा. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में मतलब हम उसको काम बताते रहेंगे और वो सर्वेंट करता रहेगा. हमें उससे काम करवाना है सर्वेंट से, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से वो खुद अपने आप अपना काम करेगा. अ सर्वेंट इज एन एजेंट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर रिगार्डिंग how the work is to be done, while an independent contractor is not subjected to such control. ठेकेदार को कभी कंट्रोल नहीं करना पड़ता. He undertakes to do certain work and regarding how the work is to be done, he his master and he is his master and exercise his own discretion. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद अपना मास्टर होता है, वो अपने आप खुद का डिस्क्रिशन यूज करता है. चलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन सेज आदित्य एंड विघ्नेश आर टू फ्रेंड्स.
One day Aditya was busy working and asked Vignesh to pick up Vansh from the station in his car. आदित्य और विघ्नेश क्या स्टूडेंट्स दो बेस्ट फ्रेंड्स है. वन डे आदित्य वाज बिजी इन वर्किंग, तो उसने विघ्नेश को बोला कि आप स्टेशन से वंश को उठा के मतलब लेके आ जाओ घर पे. While driving the car to the station, Vignesh met with an accident. Due to an accident, a person got injured and sued Aditya for the accident. अब बताओ क्या आदित्य की लाइबिलिटी होगी? क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे आदित्य लाइबल होगा विघ्नेश के एक्ट के लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लीगल रिलेशनशिप उनका है ही नहीं ऐसा. Aditya is liable for the accident as he authorized Vignesh to pick. Aditya is liable for the accident as he asked Vignesh to drive the car and there was a master servant relationship. Aditya is not liable for the accident as there was no master servant relationship between them. क्योंकि आदित्य कंट्रोल नहीं कर रहा है विघ्नेश को, सिर्फ बोला है, तो लाइबल कौन होगा? विघ्नेश खुद होगा. Vignesh will be held liable for an accident as the accident was a result of Vignesh negligent driving. फैक्ट्स में विघ्नेश के नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए कुछ भी नहीं बता रखा है, तो ये फैक्ट्स में नहीं जाना है. हमसे ये पूछा है कि आदित्य लाइबल होगा कि नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ए इज अ गार्ड ऑफ XYZ बैंक एंड ही अलाउज टू शूट इन केस ऑफ इमरजेंसी. ए XYZ बैंक का गार्ड है और उसको बोल रखा है कि इमरजेंसी के केस में आप शूट कर सकते हो. One day during the transfer of cash, B was entering with the people who were transferring the cash in the bank. एक दिन B एंटर हुआ with the people जो कि कैश एंटर कर रहे थे, बैंक में कैश ट्रांसफर कर रहे थे. A in the suspicion of B as dacoit shot him and causes death. A को ये लगा कि B जो एंटर कर रहा है इतने सारे लोगों के साथ वो शायद डेकॉइट है, तो उसने उसको शूट कर दिया, डेथ कॉज कर दी. डिसाइड हु विल बी लाइबल इन द गिवन केस. इस केस में डिसाइड करना है लाइबल कौन होने वाला है, बैंक लाइबल होगी या गार्ड लाइबल होगा. बेटा गार्ड ने ऑथराइज्ड एक्ट कर रखा है, और ऑथराइज किसने किया था? बैंक ने ऑथराइज किया था, तो बैंक वाइकेरियसली लाइबल रहेगी. Only A would be held liable as the death of B as an incident was due to negligence. फैक्ट ने नहीं बोला negligence और wrongful judgment. Bank will be vicariously held liable for the death of B as A was under the master servant relationship, and even अगर word authorized by bank आ जाता यहाँ पे तो भी वो correct होता. C बोल रहा है बैंक will be held liable for B as the bank has ordered to shoot in case of emergency. A had just worked on bank order, but most appropriate जो कि relationship बता रहा है हमको master servant का, that option is B. So option number B is correct. Moving on to next question students, it says A had a servant B. A asked a servant to deliver a product kept in a box to C. A servant है, ए मास्टर है, बी सर्वेंट है. ए ने क्या बोला है बी को कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दीजिए, टू डिलीवर अ प्रोडक्ट केप्ट इन अ बॉक्स टू सी. उसने बोला सी को जाके प्रोडक्ट डिलीवर कर दीजिए जो कि एक बॉक्स में. व्हेन सी रिसीव द बॉक्स ही सॉ द प्रोडक्ट वाज नॉट देयर इनसाइड द बॉक्स. सी स्यूज ए. सी ने ए को स्यू किया. हाउएवर ए प्लीडेड दैट his servant B has misplaced the product and he has no idea about the same. Decide as per the passage. ए का मास्टर का ये कहना है कि हमारा जो सर्वेंट था उसने शायद मिसप्लेस कर दिया है और मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है. तो हमें इस मैटर में स्टूडेंट्स ये डिसाइड करना है और लाइबिलिटी बतानी है, किसकी लाइबिलिटी बनेगी, कौन लाइबल होने वाला है. A is not liable as there was not any master servant relationship in this case. Only B is liable for misplacing the product. B बोल रहा है B, A is not liable though there was a master servant relationship between A and B. B has acted out of course of employment. समझ आया? B क्या हो गया है? B is liable only for misplacing the product. misplace किया, और misplace क्या था? misplace students out of course employment था, उसको ये चीज करने को बोली नहीं थी. so for that reason students option number B is correct. A liable नहीं है, B liable है, क्योंकि B ने वो ऐड किया जो उसको ऑथराइज ही नहीं कर रखा था, वो ऐड किया जो कि आउट ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट था. अगर विद इन एम्प्लॉयमेंट करता तो समझ आता कि A liable है. A liable नहीं है क्योंकि B ने यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट कर लिया, वो चीज को मिसप्लेस कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है A is liable as there was a master servant relationship between A and B was working under the course of employment. नहीं, misplacing does not falls into the course of employment. Okay, so option number B is correct. Moving on to next question, what is the difference between servant and an independent contractor? There is not any difference. गलत, देखते ही गलत, क्योंकि पैसेज ने खुद बोला कि there is a difference. Servant and independent contractor both are employed to do some work for an employer, but there is a difference in social relationship. ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि सोशल रिलेशनशिप जैसी चीज ही नहीं, लीगल रिलेशनशिप होता है. सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोथ आर एम्प्लॉयड टू डू सम वर्क फॉर एम्प्लॉयर, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द लीगल रिलेशनशिप.
which the employer has with them. लीगल रिलेशनशिप के पॉइंट से वहां पे डिफरेंस बनता है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंट्रोल. ही अंडरटेक्स टू डू सर्टेन वर्क एंड रिगार्डिंग द मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन ही इज हिज ओन मास्टर एंड एक्सरसाइज हिज ओन डिस्क्रिशन. बट सर्वेंट के बारे में तो इस ऑप्शन ने बताया नहीं, सो मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये अच्छे से देखो. क्वेश्चन नंबर 20 क्या यही खत्म हो जाता है या आगे भी है? ओके, इतना ही क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहा है. Which of the following is or are correct? First बोल रहा है a servant is engaged on the contract of service, whereas an independent contractor is engaged under a contract for service. ये correct है? Correct. Liability of employer arises for the wrongs committed by servant and not in respect of wrong committed by an independent contractor. Third बोल रहा है a servant is an agent who is subject to the control and supervision of an employer regarding the manner in which the work is to be done. So ये option भी correct है, control करता है. लेकिन देखो ऑप्शन नंबर, अब हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर अराइजेस फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्ग्स कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. एब्सोल्युटली थर्ड भी करेक्ट है बेटा. एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी सर्वेंट के रॉन्ग्स के कारण अराइज होती है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए मास्टर कभी भी लाइबल नहीं होता है. ये हम पैसेज में भी पढ़ चुके हैं. सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 में ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. मूविंग ऑन टू द लास्ट पैसेज स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि लास्ट पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है. लास्ट पैसेज हमारे लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है. देखो क्या कहता है. अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग for which law provides a remedy. Absolutely correct. tort क्या होता है स्टूडेंट्स? लिमिटेशन एक्ट का भी हम लोग क्लॉज पढ़ चुके हैं. tort एक सिविल रॉन्ग है. काफी सारे ऐसी चीजें जो tort में भी आती है एंड लॉ ऑफ क्राइम्स में भी आती है. आप यही डिफरेंस पूछते हो बेटा. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम डैमेजेस पे करते हैं एंड लॉ ऑफ क्राइम में हम क्या पे करते हैं स्टूडेंट्स? पनिशमेंट पे नहीं करते. पनिशमेंट में देयर आर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जिसमें से एक फाइन होता है. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे फाइन, यहाँ पे डैमेजेस सिमिलैरिटी है ना? नहीं है, क्योंकि डैमेजेस हमेशा विक्टिम के पास जाता है. डैमेजेस क्या है? डैमेजेस इज अ टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट? कॉम्पनसेशन टू रिस्टोर द पार्टी इन दैट पोजीशन इन विच इट वुड हैव बीन हैड द लॉ ऑफ टॉर्ट और एनी ऑफेंस अंडर टॉर्ट वुड नॉट हैव बीन कमिटेड. हालांकि द वर्ड ऑफेंस इज नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. क्लियर है? लेकिन क्राइम में जो वर्ड पनिशमेंट में एक टाइप ऑफ पनिशमेंट आता है फाइन और दूसरा क्या आता है? कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन भी इंपोज किया जाता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ क्राइम में. अगर किसी को एसिड अटैक कर दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हो गया, तो कोर्ट बोलेगा फाइन भी पे करो और कॉम्पनसेशन भी पे करो. तो फर्क क्या हुआ? कॉम्पनसेशन विक्टिम के पास जाता है. कॉम्पनसेशन बोल सकते हैं हम या वर्ड डैमेजेस बोल सकते हैं, हमेशा विक्टिम के पास जाता है. लेकिन फाइन स्टूडेंट्स हमेशा स्टेट ट्रेजरी के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है. वो इस फाइन को कलेक्ट करते हैं. क्लियर है? अंडरस्टूड? Probably the essential thing to worry about the tort is that tort only appears in civil courts, which means that there is no criminal liability from the tort. Absolutely correct. Employers are vicariously liable under the respondent superior doctrine, which means let the principal be liable for negligent act or omission by their employees in course of employment. तो जरूरी क्या है कि vicarious liability में legal relationship होना चाहिए and act within the course of employment करना चाहिए. For an act to be considered within the course of employment, it must either be authorized or be so connected with an authorized act that it can be considered a mode, though a improper mode of performing it. भले वो इम्प्रॉपर मोड है, किसी भी मोड से अगर वो ऑथराइज्ड एक्ट है वो करता है तो हम कहेंगे कि वाइकेरियसली लाइबल रहेगा यहाँ पे मास्टर, प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर. Liability incurred by a business for the acts other than those by its employees. This particular situation may arise when an independent contractor is hired. The businesses can be held liable for the negligent act of the contractor to the extent that its representative gives directions or exercise control over the contractor's employees. तो अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रही है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ला रही, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज ने कोई भी काम किया तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा, ना कि वो कंपनी लायबल होगी. ओके. Courts sometimes distinguish between the employee's detour or frolic. Detour means doing a work apart from what was authorized to you. For instance, an employer will be held liable if it is shown that the employee has gone on a mere detour in carrying out their duties. Employee फिर भी liable रहेगा अगर वो detour activity करता है, where an employee acting in his or her own right rather than on employer's business in undertaking a frolic. Then on employer's business is undertaking a frolic and will not be subject to the employer to the liability.
Vicarious liability extends to those acts done in course of agency where the agent is following the instructions of the master. तो आपको यहाँ पे agent के बारे में भी बताया. It does not extend to the extent. It does not extend to the extent of acts done outside the course of agency. कहने का मतलब ये है एजेंसी में बोल रहा है कि जो एक्ट आपको ऑथराइज किए थे वो किया है तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, लेकिन अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा. Act done after the agency is terminated are provided if the information is given. Are provided if the information is given. When a person engages another to act on his behalf, it creates a relationship between the principal and agent. ठीक है? Since the principal put the agent in a situation where tort are committed, the principal is vicariously liable for the acts of the agent. Absolutely. A principal would be liable for the acts of an agent when they were expressly delegated to them by a principal. Giving express authority to do a certain task also includes the implied authority to do all things in proper and usual manner necessary for the job undertaken. कहने का मतलब ये है liability कैसी होती है agents की students. last month not last month but हमने जब law of contracts पढ़ा था तो उसमें agent के बारे में पढ़ा था. Principal liable होता है. तो यहाँ पे आपको कुछ एक्ट जनरल प्रोविजंस के तहत बता रखे कि आपको करना ही है और कुछ एक्ट इंप्लाइड है कि आपको करने. फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी का केस आ चुका है तो ऑब्वियस सी चीज है कि एजेंट ड्यू डिलिजेंस यूज करेगा और ये मेक श्योर करेगा कि हर वो एक्ट करे, हर वो पॉसिबल एक्ट करे विच एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन वुड हैव डन इट टू मिटिगेट द लॉसेस और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लॉसेस और टू अवॉइड द लॉसेस. Following are the texts to check if the principal agent relationship exists. First, express an appointment and publish the same to the outside world. आप वो अपॉइंटमेंट कर रहे हो उस पर्सन का एज एन एजेंट तो कीजिए, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को बताइए दैट दिस पर्सन इज योर एजेंट नाउ. Implied actions and conduct leave the impression of an agent. ऐसा implied actions होने चाहिए, conduct होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ ये आपका एजेंट है. In case of emergency, appointment by necessity. A distinguished characteristics of master servant relationship is that the agent, तो यहाँ पे emergency के केस में वो necessity के act करे. And distinguishing characteristics क्या है master servant का? That the agent has the power to enter into contract on behalf of the principal. तो agent को हम इतनी जिम्मेदारी या इतनी छूट, इतनी liability, इतनी authority देते हैं कि वो master के behalf पे या principal के behalf पे act कर सकता है. Okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं स्टूडेंट्स. XYZ कॉर्पोरेशन हायर्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑन देयर प्रीमाइसेस. ओके, while on the job the contractor's employee accidentally causes a damage to a neighboring property. Will XYZ corporation be held vicariously liable for employees action? XYZ कॉर्पोरेशन ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जो कि मेंटेनेंस वर्क कर रहा है. जब वो जॉब पे था तो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय ने एक्सीडेंटली डैमेज कॉज कर दिया पड़ोसियों को. क्या इस मामले में XYZ कॉर्पोरेशन वाइकेरियसली लायबल होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट्स बोल चुके हैं हम, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए कभी भी एम्प्लॉयर या हम कहें कंपनी लायबल नहीं होती है. इस केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज की गलती हुई है तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा. ओके, सो आंसर इज बिग नो. तो नो वाले ऑप्शंस फाइंड आउट करते हैं. नो एंड नो. सी बोल रहे हैं नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज वाज नॉट डायरेक्टली हायर्ड और सुपरवाइज्ड बाय एक्सवाईजेड कंपनी और एक्सवाईजेड कॉर्पोरेशन. सो लायबल कौन होने वाला है? कंपनी लायबल नहीं होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा. डी बोल रहा है बिकॉज द डैमेज अकर्ड आउटसाइड द कोर्स ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी का तो रिलेशनशिप ही नहीं था यहाँ पे. आउटसाइड कोर्स की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात चल रही है. सॉरी, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? आपके कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके एम्प्लॉयज एंड कॉर्पोरेशन के बीच की बात चल रही है. सो ऑप्शन नंबर डी गोज रॉन्ग. ए बोल रहा है यस बिकॉज एक्सवाईजेड कॉर्पोरेशन शुड हैव एक्सरसाइज्ड मोर कंट्रोल. क्या ज्यादा कंट्रोल कर लेती है एक्सवाईजेड कॉर्पोरेशन कंपनी तो ये लॉस नहीं होता. ये तो कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ. बी बोल रहा है यस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज वाज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बी बोल रहा है यस क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय किस में एक्ट कर रहे थे? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्ट कर रहे थे. कर तो रहे थे लेकिन इस वजह से एक्सवाईजेड कॉर्पोरेशन लायबल नहीं हो जाता है. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉर्पोरेशन फ्री. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार खुद लायबल होगा और ठेकेदार के अगर एम्प्लॉयज ने, उसके सर्वेंट्स ने अगर गलती की है तो योर कॉन्ट्रैक्टर खुद लायबल होने वाला, ठेकेदार खुद लायबल होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. एबीसी कंपनी एम्प्लॉयज जॉइन एज अ डिलीवरी ड्राइवर. उसने
एम्प्लॉय क्या, किसको, एक डिलीवरी ड्राइवर को, जॉन को. वन डे while making a delivery, John decides to take a detour to run a personal errand. रास्ता अवॉइड कर लिया और अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम करने लगे. ड्यूरिंग दिस डिटूर ही नेग्लिजेंटली कॉजेज अ कार एक्सीडेंट. विल एबीसी कंपनी बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्सीडेंट? क्या एबीसी कंपनी को यहाँ लायबल ठहराएंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली नो. क्यों? क्योंकि उसने डिटूर कर लिया. डिटूर कर लो, जो भी आपको ये वर्ड प्रोनाउंस सही लगे वो कर लो. डिटूर का मतलब होता है बेटा अवॉइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टेकिंग अनदर पाथ विच यू वर नॉट authorized under that particular legal relationship of master or servant. तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐड किया है. तो हमारी एबीसी कॉर्पोरेशन कंपनी लायबल नहीं होने वाली है. नॉट कॉर्पोरेशन कंपनी, एबीसी कंपनी. ओके, नो, अ बिग नो. आंसर ढूंढते हैं, दैट इज टू से ऑप्शन ढूंढते हैं नो वाले. नो, बिकॉज जॉन वाज एक्टिंग ऑन हिज ओन एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. एब्सोल्युटली करेक्ट. डी बोल रहा है नो बिकॉज द एक्सीडेंट अकर्ड आउटसाइड द कोर्स ऑफ जॉन्स एम्प्लॉयमेंट. दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है. बट योर सी क्या बोलता है? नो, क्योंकि जॉन खुद से एक्ट कर रहा था और एबीसी कंपनी के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर रहा था. सो फॉर दैट रीजन सी इज मोर अप्रोप्रिएट. ए बोल रहा है यस बिकॉज जॉन्स डिटोर आर स्टिल कंसर्न टू हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज. नहीं, ये उसकी ड्यूटी थी नहीं. yes because abc company should have exercised stricter control. अगर stricter control कर लेते तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता? वो तो हो सकता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी हो जाए. ओके, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होता तो एबीसी कंपनी लाइबल होती. और क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, डिटूर पे था, तो यहाँ पे बी खुद से लाइबल, सॉरी, ये जॉन खुद से लाइबल होने वाला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. DEF Corporation hires an independent contractor to install a new security system. The contractor's employee, who is responsible for installation, accidentally damages DEF Corporation's property in process. Can DEF Corporation be held liable for the employee's action? अच्छे से सुनना. DEF ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, हायर किया, और इसके एम्प्लॉयज ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? यहाँ पे डैमेज कॉज कर दिया है DEF की कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को. क्या DEF कॉर्पोरेशन खुद से लाइबल होने वाली है एम्प्लॉयज के उस एक्ट के लिए स्टूडेंट्स? विल इट बी लाइबल? ऑब्वियसली नो. व्हाई? बिकॉज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉर्पोरेशन लाइबल नहीं होती है. ये नेग्लिजेंट एक्ट खुद के उसके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय ने किया है, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल रहने वाला है. तो आंसर इज नो. लेट्स फाइंड आउट द नो वाले ऑप्शन. सी बोलता है नो बिकॉज द डैमेज अकर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप था क्या यहाँ पे? नहीं था. और फैक्ट्स तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे कि कंप्लीट हुआ नहीं हुआ एजेंसी रिलेशनशिप, कुछ नहीं था. तो ऐसे वेग ऑप्शंस को हटा दो. डी बोल रहा है नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय वाज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन नेग्लिजेंट एक्ट. तो नो में तो क्या आ गया कि एबीसी कॉर्पोरेशन लाइबल नहीं है, और आगे लाइन में क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय सोली खुद रिस्पॉन्सिबल थे. एम्प्लॉय भी लाइबल हो सकता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद भी लाइबल हो सकता है. ऑप्शन नंबर ए यस बिकॉज डीएफ कॉर्पोरेशन हैड कंट्रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय. नहीं था बेटा कंट्रोल. कंट्रोल तब होता है जब वो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं. वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय है, तो उनको हायर एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया, ना कि डीईएफ कॉर्पोरेशन ने. बी बोल रहा है यस बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय वाज एक्टिंग विद इन द कोर्स ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप. नो, कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज एजेंसी रिलेशनशिप में एक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड एबीसी डीईएफ कॉर्पोरेशन का खुद का ही रिश्ता एक एजेंसी जैसा था ही नहीं. इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो हम यहाँ पे एजेंसी एंड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इंसर्ट कर दे. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स. देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है. इट सेज एक्स कंपनी एम्प्लॉय सरा एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. एम्प्लॉय क्या है? सरा को. तो सरा कौन हो गई स्टूडेंट्स? एम्प्लॉय हो गई. एक्स कंपनी कौन हो गया? एम्प्लॉयर हो गया. एज अ पार्ट ऑफ अ ड्यूटी सरा हैज अ authority to enter into contract with the clients on behalf of X company. authority थी उसको कंपनी के behalf पे contracts में enter करने के लिए. during one such interaction Sara fraudulently misrepresent X company's product. during such interaction मतलब course of employment है. सरा ने क्या किया? X कंपनी को fraudulently misrepresent कर दिया, वहां पे ऐसा शो किया कि प्रोडक्ट कुछ अलग है to the client resulting in financial loss of the client. client का यहाँ पे financial loss हो गया जबरदस्त वाला. एक्स कंपनी को misrepresent कर दिया. during the course of employment hire किया था, authority वाला act कर रही थी,
Will X company be held vicariously liable for Sarah's action? Absolutely yes, बिल्कुल liable होगी. तो yes वाले ऑप्शन ढूंढते हैं स्टूडेंट्स. yes किस किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए yes, because X company granted Sarah the power to enter into contract. Power means what? Authorize किया था उसको contract में enter करने के लिए, और वो contract में enter करते हुए उसने misrepresent कर दिया, मतलब during course of employment doing an authorized act but wrongfully. सी बोल रहा है यस बिकॉज एक्स कंपनी शुड हैव एक्सरसाइज मोर कंट्रोल. ये कैसा वेग ऑप्शन है जो बोल रहा है कि मोर कंट्रोल हो जाता इसलिए एक्स कंपनी लाइबल है? नहीं बेटा, ऑथराइज्ड एक्ट है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लीगल रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी बोलता है नो बिकॉज सराज फ्रॉडलेंट एक्शन वर आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नहीं, ऑथराइज्ड एक्ट था, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं हो जाता. डी बोलता है नो बिकॉज losses were solely caused by Sarah's wrongful conduct. Sarah का wrongful conduct था, but during course of employment and authorized act था. So for that reason, the corporation, I mean to say the company is liable and not Sarah. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें थी. और आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमने डेफर्मेशन पढ़ा. डेफर्मेशन के टाइप्स पढ़े, दैट इज स्लैंडर एंड लिबल पढ़ा. उसके बाद हमने डेफर्मेशन में इसके एक्सेप्शंस पढ़े हैं, 10 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पढ़े. फिर हम चले थे स्टूडेंट्स ट्रेस पास पर, ट्रेस पास पढ़ा. फिर जब हमने लाइबिलिटीज पढ़ी तो इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी कौन सी पढ़ी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ी हमने, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ा, एंड लास्टली हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ा. वाइकेरियस लाइबिलिटी स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आपको एजेंट के बीच में देखने को मिल सकता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में देखने को मिल सकता है. सो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट्स. एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है स्पेसिफिकली वाइकेरियस लाइबिलिटी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आप एग्जाम में अच्छे से करके जाए. ठीक है, so that was all from my side in today's session. I hope that you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.